हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके पहले डिफरेंट इंटीग्रेशन, उसके पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उसके पहले डेरिवेटिव, स्लोप, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, फंक्शंस, डिवाइड बाय डीएक्स, डेरिवेटिव, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन, प्लॉट ऑफ अ फंक्शन, एंड उसके पहले पढ़ेंगे हम यहाँ से आरंभ करेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शंस। ठीक है, तो यह सब आज हम पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा लेक्चर होने वाला है क्योंकि हमारा सिलेबस जिसमें आपको बेसिक कैलकुलेशन और बेसिक कैलकुलस की जो आवश्यकता है आपको फिजिक्स में, वह पढ़ेंगे। एग्जैक्टली उतना ही पढ़ेंगे जितना काम का है। बिना काम का एक्स्ट्रा पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं है। अगर आपको लगता है कि और भी ज़्यादा पढ़ना चाहिए, और भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो वो आपकी पर्सनल वो है। और अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सब पढ़ना ही है। तो हमारा स्टडी मटेरियल पूरा पीसीएम का स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन देखिए, लिंक्स देखिए, हमारा ऐप इंस्टॉल मारिए और गेम ओवर। सारा स्टडी मटेरियल आपके पास होगा। तो हम समझते हैं जो बच्चे नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत काम का है, और जो 10वीं से 11वीं में आए हैं, 10 से 11 में आए हैं, उन मासूम बच्चों को जैसे ही हम कल परसों से पढ़ना चालू करेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर 1D मोशन एक्सेट्रा, तो वहाँ मैकेनिक्स में, पूरे फिजिक्स में फिर धीरे धीरे पूरा सब कुछ ये लगने वाला है। तो क्यों ना इसे अच्छे से समझ लिया जाए, जिससे कि हमारा काम बिल्कुल सॉलिड हो जाए, है ना। देखिए, वेरिएबल्स क्या होते हैं, मैं आपको बता दूं वेरिएबल्स क्या होते हैं। हम फिजिक्स में तो वैसे बहुत सारे वेरिएबल लेते हैं। एक्स डिस्टेंस लेंगे, वेलोसिटी भी लेंगे, एक्सेलरेशन लेंगे, टाइम लेंगे, है ना, वाई का पोजीशन लेंगे, वॉल्यूम लेंगे, टेम्परेचर लेंगे, प्रेशर लेंगे। ये सब क्वांटिटीज़ हैं फिजिक्स में, और मैथ्स में भी क्वांटिटीज़ होती है, वेरी होती है, इनकी डिफरेंट वैल्यूज होती है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। ठीक है, तो दीज आर वेरिएबल्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल्स होते हैं, उन्हीं के साथ तो हम प्ले करते हैं। और दीज आर वेरिएबल्स, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो वेरिएबल दो तरह के होते हैं, है ना। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए, इंडिपेंडेंट क्यों कहा जाता है। मैं अगर आपको बोलूं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल नॉर्मली हमारा वन वेरिएबल, एक ही कोई वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है। जैसे एक्स होता है, मेनली मैथ्स में हम पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में, तो एक्स वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट। उधर टाइम भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है इंडिपेंडेंट। किसी एक वेरिएबल को इंडिपेंडेंट की तरह यूज़ किया जाता है, इंडिपेंडेंट होता है वो। और दूसरा वेरिएबल उस पर डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और क्यों यह इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल से के कंपैरिजन में डिपेंडेंट कहा जाता है। क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो इसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है, उसका वैल्यू। ऐसा क्यों होता है ना। पहले हम पूरा समझने के पहले हम दो चीजें और बोलते हैं, कांस्टेंट्स। देखिए, कांस्टेंट्स का अपना एक नोटेशन होता है ना। कांस्टेंट्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल कांस्टेंट्स। नेचुरली जो कांस्टेंट है, जिसको देखते से ही आप समझ जाएंगे अरे हाँ ये तो कांस्टेंट है। और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। नेचुरल कांस्टेंट्स जो आप हमेशा देखते हुए आए हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, ये एग्जांपल दे रहा हूँ ना। कोई भी नंबर हो, ये आपका कांस्टेंट है, दिख ही जाता है कि भाई ये 1 2 3 4 ये तो नंबर है, ये तो नंबर है। जहां भी लिखोगे 3 तो 3 लिखा जाएगा, और कुछ तो होगा नहीं। 3 का वैल्यू 3 रहेगा, है ना। ई है, पाई है, 2/3 है, फॉर एग्जाम्पल। दीज आर द एग्जाम्पल्स, है ना। पाई है आपका, जो भी है, दीज आर द नंबर्स, दीज आर द नंबर्स विच आर फॉर एग्जाम्पल नेचुरल कांस्टेंट। तो किसी भी इक्वेशन में, कोई भी टर्म में, किसी भी फिजिक्स की इक्वेशन में हम जब ये देखेंगे तो हम देखते से समझ जाता है कि भाई ये तो कांस्टेंट है। ठीक, जहां तक नोटेशंस की बात है, ए बी सी डी के जो इनिशियल नंबर्स होते हैं, ए बी सी डी, स्पेशली कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और स्मॉल ए बी सी डी जी, ये सब क्या है, हमारा कांस्टेंट की तरह यूज होते हैं, है ना। कांस्टेंट की तरह यूज होता है। एक्स वाई, इसमें ए एक्सेलरेशन जरूर है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन की तरह जब होगा तो वो ए वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन जब तक एक्सेलरेशन गिवन नहीं है ए, तब तक तो वो कांस्टेंट की तरह इधर यूज हो जाता है। मैथ्स में नॉर्मली, फिजिक्स में और मैथ्स में थोड़ा सा अंतर आ जाता है कहीं के पर तो वो चॉइस पर डिपेंड करता है ना हमारी। ऐसा थोड़ी ना कि हम किसी कांस्टेंट को वेरिएबल मान लेंगे और वेरिएबल को कांस्टेंट समझ लेंगे, इतने बड़े बेवकूफ तो हम नहीं है। तो देखिए, ऑर्बिट्ररी कांस्टेंट जैसे ए बी सी डी, ऑर्बिट्ररी का अर्थ क्या हुआ, कोई भी ऑर्बिट्ररी कांस्टेंट। जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते देखते समझते आए हैं, पिछले 10th में भी आपने देखा था। तो ये ए बी सी, स्मॉल ए बी सी क्या है, ये ऑर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं।
एक्स हमारा एक वेरिएबल था, बिल्कुल था। तो एक्स हमारा वेरिएबल था, ए बी सी आर्बिट्री कांस्टेंट्स थे। क्यों? देखते से ही समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ एक्स जो है वही वेरिएबल है, यही राजा है, ये राजा है। क्या है? राजा। और अकेला राजा होता है, वेरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल अनडिपेंडेंट होता है, और राजा होता है उसकी, उस किसी की नहीं सुनता, अपने मन से वैरी होता है, जो उसकी मर्जी है वो वैल्यू हो जाती है उसकी, ठीक है ना। वो इसलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। थोड़ा सा इसको इस तरह से समझ लो। और बाकी जो है वो तो प्रजा है, ए बी सी, ये कॉन्स्टेंट्स है। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में अंतर समझना, ये तो कहीं भी आ जाएंगे, किसी के मल्टीप्लिकेशन में, किसी के सम में, कहीं भी हो सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं प्लस में है या मल्टीप्लिकेशन में है, तो इनका क्या है, कांस्टेंट तो कहीं भी रहेगा, उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, ठीक। तो इसे समझना है कि कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है और वेरिएबल में रिलेशन क्या है, ये बहुत आसानी से समझ में आ जाता है इक्वेशन देखते से ही। तो मैं थोड़ी सी जगह बनाता हूं और आपके लिए कुछ अच्छी सी चीज लिखता हूं, ठीक है। तो फिजिक्स में क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज है ना आपकी। फिजिकल क्वांटिटीज जो है ये सब फिजिक्स में जब आप इनकी इक्वेशन लिखते हैं, अलग अलग वैल्यूज होती है, तो ऑब्वियसली जिनकी अलग अलग वैल्यूज होती है कई बार, तो वो वेरिएबल की तरह ट्रीट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ y इज इक्वल टू, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, ठीक है ना। मैं एग्जाम्पल देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स भी हो सकता है, कभी कभी समटाइम्स टी भी हो सकता है, और टी मैं दोनों एक साथ नहीं ले सकते, क्योंकि एक इक्वेशन में एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। कभी कभी हम फिजिक्स में मैथ्स में पढ़ते हैं दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, लेकिन वो वहां पढ़ते हैं और यहाँ नहीं पढ़ते, रेयरली इस 11-12 के सिलेबस में वो नहीं है ना। तो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक्स और टी इज द टाइम। तो मैथ्स में ये ज़्यादातर यूज़ होता है, फिजिक्स में टाइम भी यूज़ होता है, या वी टी पी, इनमें से कोई एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। तो नॉर्मली इस साइड, राइट साइड में जो होता है, इसमें लिखते हैं, you will find this in right hand side, right hand, इसको आपकी भाषा में लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा आर एच एस में मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा भाई? ये मिलेगा या दिखेगा किधर मिलेगा? और ये लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा या दिखेगा। आई बात समझ में? कोई भी इक्वेशन है, इसको देख लो, आप ध्यान से देखो, बड़े प्यार से देखो। मैंने इक्वेशन लिख दी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए। चारों चीजें पहचानने की कोशिश करो कौन कौन सी है। मैंने कहा यूजुअली राइट हैंड साइड में मिलेगा कौन? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि हम इसको इवैल्यूएट करते हैं, है ना। और इवैल्यूएट कैसे करते हैं? वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाती है, क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी तो वैल्यू चेंज होती है, तो धीरे धीरे चेंज होगी, विद द टाइम चेंज होती है, विद द टाइम चेंज होता है, या पोजीशन के अकॉर्डिंग एक्स चेंज होता है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रेशर चेंज होता है, तो ये क्वांटिटीज चेंज होती है ना भाई। तो ये चेंज होगी तो एक्स स्क्वायर की एक वैल्यू होगी, 2x में मल्टीप्लाई करेंगे, x का कुछ भी वैल्यू है, 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस a हो जाएगा। अब बताइए यहाँ क्या है? एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि आरएचएस में मिल रहा है, आपको दिख रहा है ना। और ये लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल रहा है, यूजुअली लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा आपको डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये एक ही होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक होता है। इंडिपेंडेंट दो तरह के हो सकते हैं, लेकिन डिपेंडेंट तो एक ही होता है। लेकिन हम तो वन बाय वन ही चलेंगे, वन इंडिपेंडेंट वन डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। फिजिक्स में देखिए, कैलकुलस अगर आपको समझना है, कैलकुलस आपको समझना है, उसका यूज आपको फिजिक्स में समझना है, फिजिक्स में मास्टर होना है, तो मैथ्स स्ट्रांग होना चाहिए, तभी सब कुछ होगा। और उसके लिए कैलकुलस स्ट्रांग होना चाहिए, और कैलकुलस अच्छा होने के लिए आपको फंक्शंस अच्छा होना चाहिए। फंक्शन अच्छा होने के लिए आपको उसके वेरिएबल, उसके नेचर और उसके कंसेप्ट को समझना आवश्यक है। अगर ये समझ लिया, उसके ग्राफ को समझ लिया, मैं बोलता हूँ, मैं तो मैथ्स का टीचर हूँ यार, फिजिक्स का भी टीचर हूँ, मैथ्स का भी टीचर हूँ, कोई कमी नहीं है मुझे, क्योंकि मेरा मैथ्स इतना स्ट्रांग है कि मैथ्स में मैथ्स वाला भी मेरी बरोबरी नहीं कर सकता, फिजिक्स में फिजिक्स वाला क्या कर लेगा, क्योंकि फिजिक्स में तो मैथ्स का एप्लीकेशन है। तो जलवा आप देखो, जलवा देखते रहो बस आप, ठीक है। यहाँ 2 तो आर्बिट्री कांस्टेंट है, क्योंकि सॉरी 2 हमारा नेचुरल कांस्टेंट है, और a आर्बिट्री कांस्टेंट है। a कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, a कैन टेक एनी वैल्यू, ठीक है ना। तो y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो इसे अगर मैं शॉर्ट लिखूं, एक नोटेशन है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ
इसका मीनिंग है y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक, अब आपको मैं एक और इक्वेशन लिख के दिखाता हूं। x इज इक्वल टू 2t² प्लस 3t प्लस 4। ये एक इक्वेशन है जहां t टाइम है। आप बताइए t क्या है? t टाइम है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि राइट हैंड साइड में है, और इसकी वैल्यू उस पर डिपेंड करती है x की वैल्यू, पर t की वैल्यू उस पर x की वैल्यू डिपेंड करती है, इसलिए x डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो t की वैल्यू पर x की वैल्यू डिपेंड करती है, इसलिए x जो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और x क्या है? पोजीशन मान लीजिए आप, किसी पार्टिकल की पोजीशन मान लीजिए आप। तो पोजीशन और पोजीशन किसका फंक्शन हो गया? टाइम का फंक्शन हो गया। देख सकते हैं ना, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है अकॉर्डिंग टू सम रूल, कोई मैथमेटिकली रूल से वो मूव कर रहा है, तो उसकी जो मूवमेंट है, उसका जो पोजीशन है वो टी पर डिपेंड करती है ना, और टी की वैल्यूज पर डिपेंड करती है ना। तो हम कह सकते हैं यहां पर कह सकते हैं एक्स इज फंक्शन ऑफ टाइम, बोल सकते हैं ना। इसका अर्थ तो ये हुआ, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब तो आप समझ गए कि ये एफ जो है कुछ ना कुछ है। ये एफ जो है एक नोटेशन है। एफ का अर्थ ये हुआ एफ इंटू एक्स नहीं है, ये एफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स नहीं है, एफ मल्टीप्लाइड बाय टी नहीं है। यहां टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और यह देखने से बताया जा रहा है कि टी की वैल्यू पर डिपेंड करती है एक्स की वैल्यू, क्योंकि एक्स जो है वो टी का फंक्शन है। और एफ टी क्या हो सकता है? एफ टी कोई भी फंक्शन हो सकता है, ये अपने आप में एक फंक्शन है, ये अपने आप में फंक्शन है। इस तरह से हम और भी फंक्शन अभी पढ़ने वाले हैं। कई तरह के फंक्शन हो सकते हैं ना, 5 तरह के फंक्शन होते हैं, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। 5 तरह के फंक्शंस की कैटेगरी होती है, तो उनमें से और उनका मिक्सर भी बन जाता है, तो उस तरह के फंक्शंस हो सकते हैं। तो इसका नोटेशन हुआ, कभी कभी इसे ऐसा भी डिनोट किया जाता है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और अगर हमें एक से ज्यादा फंक्शन चाहिए तो y इज इक्वल टू जी एक्स भी आ जाएगा, या y2 इज इक्वल टू जी एक्स आ जाएगा, या h इज इक्वल टू जी एक्स आ जाएगा, है ना, या u इज इक्वल टू वी एक्स आ जाएगा, है ना, या v इज इक्वल टू एफ ऑफ टी आ जाएगा, v इज इक्वल टू एफ ऑफ टी आ गया। तो मीनिंग सिंपल है, y x का फंक्शन है, h g का फंक्शन है, h x का फंक्शन है, u x का फंक्शन है, v t का फंक्शन है। बस फंक्शन f है, यहाँ फंक्शन का नाम g है, यहाँ फंक्शन का नाम v है, लेकिन फंक्शन तो x का ही है ना। यहाँ फंक्शन का नाम f है, लेकिन फंक्शन t का है। तो वेरिएबल ये अंदर रहेगा डिब्बे में, और बाहर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, ये तो केवल फंक्शन का नाम है भाई, कि भाई मेरा कोई फंक्शन है, उसका नाम मैंने h रख दिया, h कोई फंक्शन है मेरा, यहाँ मेरा f एक फंक्शन है ना। ये तो केवल एक नोटेशन है कि ये इसका फंक्शन होता है। अब हम एक काम करते हैं, हम फंक्शंस को थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फंक्शन का करेंगे प्लॉट, और फंक्शन की दूसरी प्रॉपर्टीज देखेंगे, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एक्स वी टी और इन सब में उलझना नहीं है आपको, मैं इसको हटा देता हूं ऑल एट वंस। आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए, अब मैंने आपको कहा था कि 5 तरह के फंक्शन होते हैं। कितने तरह के फंक्शन होते हैं? 5 तरह के। आइलेट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसका फिजिक्स में कोई यूज नहीं भाई, इसका फिजिक्स में कोई यूज नहीं है, आप खुश हो जाओ थोड़ा, है ना। जीरो यूज, फिजिक्स में इसका जीरो यूज ही मान के चलो। कोई बहुत, मुझे लगता ही नहीं, जहां तक मैं पिछले इतने सालों से प्रॉब्लम कर रहा हूँ, सालों नहीं डेकेड, 30 साल हो गए, 20 साल से 25-30 साल हो गए, तब से देख रहा हूँ, उसका जीरो यूज है। आपके इसमें कोई यूज नहीं है, मेन फिजिक्स है ना, फिजिक्स में इसका कोई यूज नहीं है। और आपका एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे हम, है ना। ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। फिर अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ेंगे।
फिर टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए बात सुनिए, लॉगरिथमिक फंक्शन का आपका एक दो चैप्टर में यूज है, हार्ट टू हार्ट एक या दो चैप्टर में यूज है। अगर कोई जबरदस्ती दो चार क्वेश्चन बनाया जाए तो और दूसरे चैप्टर में भी यूज निकल जाएगा। तो फिर मैक्सिमम इसका आप कहें तो अपन 3 से 4 चैप्टर्स में इसका यूज आता है ना। वैसे तो किसी भी चैप्टर में यूज हो सकता है, ऐसा कोई नहीं, वाइडली यूज्ड है। अलजेब्रिक फंक्शन आपका मैकेनिक्स में मिलेगा आपको, इन मेनली मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स में भी इन मैकेनिक्स थोड़ा ज़्यादा मिलेगा आपको ये, है ना। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एसएचएम और वेव्स में ही मिलता है नॉर्मली, एसएचएम और वेव्स में मिलेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका सब जगह मिलेगा। लॉग और एक्सपोनेंशियल दोनों का रिलेशन है, तो एक्सपोनेंशियल जहाँ मिलेगा लॉग तो वहाँ मिल ही जाता है, थोड़ा बहुत उसका रिलेशन आ ही जाता है। तो ये भी आपको 4-5 चैप्टर्स में यूज होता है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स इसका बनता है, कुछ कंसेप्ट बनते हैं, तो उसका कोई टेंशन नहीं है हमको। हम देखते हैं फंक्शन कैसे कैसे दिखते हैं। चलो एक मैं सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन लिखता हूँ, है ना। अलजेब्रिक फंक्शन में क्या होता है, एक्स होता है। अलजेब्रिक फंक्शन में मेनली जो होता है एक्स ही एक्स होता है। नहीं, पहले काम करते हैं अपन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक देखते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक तो आपका कोई काम का नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक देखते हैं। देखिए y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। y इज इक्वल टू कॉस एक्स, यह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कॉस टेन कॉट सेक कोसेक आपका रेयरली यूज होता है, रेयरली यूज होगा, बहुत कम चांस है कि टेन कभी कहीं यूज हो गया, बाकी ज्यादातर साइन कॉस ही यूज होता है ना आपका। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, है ना। ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एग्जांपल। तो ये दो के अलावा चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनके बारे में आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप लिख लीजिए 10 लिख लो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप उतना ही पढ़ो अभी कैलकुलस जितना आपके एग्जैक्टली काम का है ना। उतनी फार्मूला याद करने की कोशिश करो, अननेसेसरी ज़्यादा लंबा खींचने की कोशिश मत करो। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, ये अपने काम का नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक हमने समझ लिया है। लॉग फंक्शन को देखिए, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है। क्योंकि y की वैल्यू लॉग x हो गई, तो x का लॉग लेंगे तो y की वैल्यू आएगी, तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। x का साइन लेंगे तो y की वैल्यू आएगी, तो ये साइन फंक्शन हो गया। ये x का वैल्यू कॉस लेंगे, x क्या है, रेडियस में वैल्यू है, x एक नंबर है, रियल नंबर है, x इज ए रियल नंबर है ना, x इज ए रियल नंबर, x इज ए रियल नंबर। हम बात जो कर रहे हैं वो x और ये रियल फंक्शन से सारे, और x एक रियल वैल्यूज है, हियर x आर रियल वैल्यूज, इस बात को भूलो मत। x इज रियल नंबर। रियल नंबर कौन सा होता है भाई, रियल नंबर वो नंबर होता है जो कुछ इस तरह से दिखता है, 2.30222178, 2.31200012, जो भी नंबर बनाना हो बना लो, सब रियल है ना। 3.46, ये सब रियल नंबर के एग्जाम्पल्स है। क्यों, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, जितनी बार चाहो उतनी बार आएगा। आगे पीछे डेसिमल के बाद 50 बार तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, और डेसिमल आएगा। ये एक रियल नंबर का एग्जाम्पल है। तो x कैन हैव एनी वैल्यू, है ना, एनी काइंड ऑफ लाइक दिस वैल्यू। आप जो मर्जी है लिख दो, 1 2 3 4 10 50 वैल्यू लिख दो, और उसके बाद में डेसिमल लगा दो, फिर 1 2 3 4 जो इच्छा लिखते चले जाओ, आगे पीछे कहीं भी लिख दो, जितने जीरो लगाना, जितना डेसिमल लगाना आगे पीछे लिख दो, इट्स ए रियल नंबर। तो रियल नंबर्स x की वैल्यूज होती है, उस पर साइन y हो गया, उसका cos y हो गया, तो ये cos फंक्शन हो गया, ये tan फंक्शन है, log फंक्शन हो गया। और इसी तरह से y इज इक्वल टू e टू द पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया कि आप y के, और एक और होता है आपका e टू द पावर x, है ना। y इज इक्वल टू e टू द पावर इज आल्सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन फॉर एनी एक्सपोनेंट, दिस इज नेचुरल एक्सपोनेंट। e क्या होता है भाई, e की बात हम कर चुके हैं। e एक नेचुरल कांस्टेंट होता है दूसरे लेक्चर्स में, और e की वैल्यू होती है, e की वैल्यू, e की सीरीज, पूरी सीरीज ही दिखा दूंगा आपको क्या होती है। पर e अभी आप जान के चलो कि हमारा एक्सपोनेंट है, नेचुरल एक्सपोनेंट, नेचुरल लॉग, जो हम पढ़ चुके हैं, है ना, लॉगरिथम्स में, है ना। बेसिक अलजेब्रा जब पढ़ा उसमें, उस चैप्टर में e के बारे में पढ़ाया आपको। तो इसी तरह से अलजेब्रिक फंक्शन समझते हैं। आपने देखा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हुआ, आप अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ते हैं। और मेन आपका जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन ही है, मेनली यूज होता है आपका, ठीक है। रियल नंबर्स तो आप जानते ही हैं, x की ऐसी कोई भी वैल्यू हो सकती है, मैं लिखे रहने देता हूं। चलो अलजेब्रिक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स
इज इक्वल टू एक्स, ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है। एक्स के साथ आप कुछ भी करो, एक्स की खोपड़ी पे पावर चला दो, एक्स को किसी से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स को उसके भाई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, एक्स को उसके डिवीजन में एक्स के साथ डिवीजन कर दो, जो करना करो, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन कई तरह के होते हैं ना, अलजेब्रिक फंक्शन में लीनियर फंक्शन होंगे, क्वाड्रेटिक होंगे और पॉलिनॉमियल होंगे, जो कि आप 10th 9 में पढ़ चुके हैं। तो पॉलिनॉमियल फंक्शन आप 9 10 में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको अलग से पॉलिनॉमियल फंक्शन नहीं बताने वाला, है ना। इतना तो आपको आते ही होगा कि पॉलिनॉमियल फंक्शन क्या होते हैं, है ना। नहीं अगर आपको आता है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दिया हुआ है क्लास 10 पॉलिनॉमियल का, वो देख लो, आपको पॉलिनॉमियल फंक्शन और उससे रिलेटेड चीज़ें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उससे रिलेटेड चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो हम केवल अलजेब्रिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, है ना। y इज इक्वल टू n मतलब एनी रियल, n इज रियल नंबर, n इज रियल नंबर, एनी रियल नंबर, है ना। रियल नंबर मतलब रियल नंबर, नॉट पॉजिटिव, नॉट इंटीजर, ओनली एनीथिंग। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है और डेसिमल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, एनी नंबर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। y इज एक्स स्क्वायर प्लस, ये आपका क्वाड्रेटिक हो गया, है ना। यह आपका देखा जाए तो लीनियर हो गया, x था तो भी लीनियर था, 2x प्लस 3 भी लीनियर फंक्शन हो गया क्योंकि पावर 1 है। मैंने अलजेब्रिक बेसिक अलजेब्रा में पढ़ाया, आपको पढ़ना चाहिए वो वीडियो, अगर आपको आता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, बहुत खुशी की बात है ना, ठीक है। आप x की कोई भी पावर चलाते जाइए, इस तरह से ये पॉलिनॉमियल फंक्शंस तो गए 3rd डिग्री का, है ना। इस तरह से अगर लिखा हुआ है किसी ने तो ये रैशनल फंक्शन हो गए, ये रैशनल फंक्शन है, एक ऊपर एक और एक नीचे, x की एक लाइन ऊपर एक से, तो आप x की पावर अंडर रूट प्लस एक्स क्यूब, एक्स की पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस एक्स, कुछ भी लिखो, 2x ले लो, चलो ये एक फंक्शन हो गया x का। लेकिन आपको बिल्कुल से प्यारे से सिंपल से फंक्शन पढ़ना है, ऐसे आड़े टेढ़े फंक्शन आपके कोई काम के नहीं है। एक बिल्कुल सिंपल समझाने का मतलब यह है कि x की वैल्यू आएगी, आप इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो y की कोई वैल्यू आएगी ना। इसी तरह x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो y की कोई वैल्यू आएगी। x किसी अरबों करोड़ों खरबों तरह की वैल्यूज हो सकती है, आप जितनी भी वैल्यू बनाना चाहो x की वैल्यू बना सकते हो, तो उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाती है। तो ये x की वैल्यू पर डिपेंड करता है y की वैल्यू, तो x अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, उसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y की वैल्यू आती है और उसका फिर डायग्राम बनता है, और जिसके पॉलिनॉमियल डायग्राम हमने पॉलिनॉमियल फंक्शंस में देखे थे, उसके जीरो भी होते हैं, क्वाड्रेटिक डायग्राम भी देखे थे एंड सो ऑन। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं फंक्शन प्लॉट करने पर। प्लॉटिंग है फंक्शन, देखिए बच्चे जहाँ सबसे बड़ी गड़बड़ करते हैं, उन्हें फंक्शन का प्लॉट ही समझ नहीं आता। ये प्लॉट कैसे हो गया सर, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। यार मैंने आपको 2500 बार बोला है, कितनी बार बोला, 2500 बार बोला है। चलो y इज इक्वल टू मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 कोई फंक्शन है ना। x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है ना। इधर x पॉजिटिव है, उधर y पॉजिटिव है, इधर y नेगेटिव है, इधर x नेगेटिव है। अब मैं इसका प्लॉट बनाता हूँ, हर फंक्शन का प्लॉट बनता है, हर फंक्शन का ग्राफ बनता है, और बिना ग्राफ बनाए फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं होती दुनिया में, क्योंकि उसी से समझ में आता है। आपको बनाना नहीं है, आपको समझना है कि कैसे कैसे फंक्शंस के ग्राफ होते हैं, जो कि मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर फिजिक्स में पढ़ा चुका हूँ और यहाँ भी आगे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको देखना है, सपोज मेरा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक फंक्शन है ना, या फिर आप समझ लो यहाँ टाइम है और यहाँ x है, तो यहाँ टाइम आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा, तो यहाँ टाइम आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा, वहाँ x फंक्शन हो जाएगा टाइम का, अभी यहाँ y फंक्शन है x का, बना लिया मैंने। तो आपका वेरिएबल चेंज होने से वो सिस्टम थोड़ी चेंज हो जाता है, वेरिएबल का नाम चेंज हुआ, बात तो वही ना, जो इधर है वो इधर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इधर आएगा और डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ आएगा। आई समझ में बात, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ, डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ। अब हम देखते हैं कैसे इन पर काम करते हैं। सपोज मेरे पास कैलकुलेटर, एक बहुत बढ़िया कैलकुलेटर, मैं बहुत सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकता हूँ। x की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, है ना, x की वैल्यू लेता हूँ मैं 0, तो y की वैल्यू कितनी होगी बताइए। x या 0 सब्स्टिट्यूट करूँगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 1, तो चलो ये y का वैल्यू 1 हो गया, ये y का वैल्यू 1 हो गया। मैंने x ले लिया 1, x 1 लिया तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, तो y का वैल्यू कितना हो गया 2, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2 है, तो ये पॉइंट ये होगा, देख सकते हैं आप, x 1 है तो y 2 है, देख रहे हैं आप, x 1
इधर चला, x किधर जाएगा, इधर चलेंगे, 1 x 1 इधर होगा और y2 किधर होगा, 1 2, ये y हो गया ऊपर 2, ठीक है ना। तो x1 x अगर 2 लेता हूं मैं, x 2 लिया तो बताओ कितना होगा y, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, तो y का वैल्यू कितना हो गया 5। अब x का वैल्यू 2 किधर होगा, यहां से यहां पर आया, 1 2 3 4 5, y का वैल्यू यहां पर होगा। देखिए ऐसा है कि दुनिया में x की केवल 1 2 0 वैल्यूज नहीं होंगी, 1 और 2 के बीच में अरबों खरबों इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी, क्योंकि 1.0001 भी हो सकता है, 1.002 भी हो सकता है, 1.12 भी हो सकता है, 1.12.001 आप कुछ भी बोलो, 1 के आगे आप कितने भी तरह से पॉइंट लगा के कितने भी नंबर लिखो, हर बार एक रियल नंबर वैल्यू होगी, उसके बाद y की वैल्यू आएगी। इसका अर्थ तो ये हुआ कि आप इतनी वैल्यूज डाल सकते हो x की जो आप सोच भी नहीं सकते, x की इनफाइनाइटली पॉसिबल वैल्यूज होती है ना। तो x की जितनी वैल्यूज चाहो, इसलिए मैंने 0 और 1 के बीच एक लाइन छोड़ दी ताकि कल कोई कुछ ना बोले, चलो मैं 0.5 डाल देता हूं। तो x की वैल्यू 0.5 रहेगी, 0.5 का स्क्वायर क्या होगा 0.25, 0.5 का स्क्वायर 0.25, 0.25 प्लस 1 1.25, तो y की वैल्यू आएगी 1.25। तो x की वैल्यू 0.5 मतलब यहाँ पर, और y की वैल्यू 1.25 करीब करीब यहाँ पर। हाँ लेकिन आपको जितनी वैल्यू डालना डालते रहो, वो ग्राफ बनाते रहो। मुझे इतना समझ में आ गया, इतना मुझे समझ में आ गया कि यह ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, बनेगा, क्योंकि भाई ग्राफ बनाने के लिए तो आइडिया चाहिए ना। इनफाइनाइट पॉइंट प्लॉट तो कोई कर नहीं सकता, कुछ पॉइंट तो जरूर प्लॉट कर सकता है। जब x 0 हो वो डाल सकते हैं, x 1 डाल सकते हैं, x -1 डालो, तो x 0 1 2 + 1 -1 और x की कोई बड़ी वैल्यू ले लो, उससे आइडिया लग जाता है। और डायग्राम बना बना के जब ये करोगे ना, तो ऐसे भी समझ में आता है कि पैराबोला की इक्वेशन है। मैंने पढ़ा है ना बेसिक अलजेब्रा, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है मैथ्स फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स के लिए जो मेरा बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला वो चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किसकी इक्वेशन है। ये पैराबोला की इक्वेशन है जिसमें x² आता है और वो पैराबोला की इक्वेशन हो जाती है। हाँ ये बात है कि पैराबोला इधर उधर शिफ्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यह पैराबोला कुछ इस तरह से होगा, है ना, एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली कुछ इस तरह से आएगा, दिख रहा है भाई। तो ये फंक्शन का प्लॉट हो गया। फंक्शन के प्लॉट में क्या है, दुनिया में हर फंक्शन का एक प्लॉट हो सकता है, हर फंक्शन का प्लॉट होता है, तो वो फंक्शन के प्लॉट करना पड़ते हैं। हमको बस डायग्राम से समझ में आता है कि फंक्शन है, ग्राफ है, पैराबोला है, सर्कल है, इलिप्स है, कोई भी हो। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए आवश्यक ही फंक्शन होता है, उसका प्लॉट होता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर उसका प्लॉट बन जाता है। बन गया, आप रखो अपने मोबाइल निकालो, कैलकुलेटर निकालो, ग्राफ पेपर लगाओ, जितने पॉइंट डालना है डालते जाओ, उसमें x माइनस भी रखो, प्लस भी रखो, छोटा भी रखो, बड़ा भी रखो, ग्राफ बन जाएगा। तो चाहे वो कोई सा भी फंक्शन, उसका ग्राफ बन जाता है ना। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, चलो मैं साइन एक्स का ग्राफ बताता हूं आपको। y = sin x, y = sin x, ये x है, ये y है, ठीक है, ये x है, ये y है। अब y = sin x का प्लॉट कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, sin u आएगा, u आएगा, u आएगा एंड सो ऑन। तो यह sin x की जो वैल्यू से इधर चलेंगी, x जब पाई होगा तो 0 होगा, x जब π/2 होगा तो y की वैल्यू कितनी होगी, बताइए। यहाँ x की वैल्यू 0 रखो तो 0 आएगा, x जब 0 तो y भी 0, लो भाई 0। x जब π/2 तो y की वैल्यू 1, दिस इज 1, ये y की 1 वैल्यू है। x जब पाए तो ये y की वैल्यू 0 हो गई, x 3 π/2 तो x y की वैल्यू -1 एंड सो ऑन। तो ये साइन का ग्राफ हो गया। जब SHM हम इसको जाके देखेंगे तो इसको हम समझ जाएंगे कि ये इस तरह से साइन ग्राफ प्लॉट होता है। लेकिन आप खुद भी प्लॉट कर सकते हैं, शायद आपने किया भी हो क्लास 10th में। तो ये ग्राफ के प्लॉट होते हैं, इसमें सिर्फ x की दूसरी वैल्यू भी रख सकते हैं ना भाई, x की दूसरी वैल्यू रखोगे तो हर पॉइंट आ जाएगा, आपको हर पॉइंट मिलेगा, जिस x की वैल्यू रखोगे उसका y मिलेगा, जिस x की रखोगे उसका y मिलेगा। तो एक प्रकार से इसका ग्राफ प्लॉट हो गया। तो प्लॉटिंग का फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिन बच्चों को समझ में नहीं आता कि ग्राफ प्लॉट कैसे होता है, ये मैं बता चुका हूं कि इधर x बढ़ेगा, इधर y बढ़ेगा। और आपको क्लास जो लेक्चर है मेरे पुराने जरूर कर लेना चाहिए। वैल्यू ऑफ फंक्शन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होता है, कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन है। अब मैं ना थोड़ा अपना फिजिक्स की तरफ आ जाता हूं।
मैं फिजिक्स की तरफ आ जाता हूँ, मेरा फिजिक्स की तरफ आ जाता हूँ। एक्स चलो डिस्प्लेसमेंट है, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट समझ लो ना, डिस्प्लेसमेंट है, कोई पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। मैंने अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन मैंने एक्स बोल दिया कि डिस्प्लेसमेंट है, मतलब पार्टिकल की कोई यहां से कहीं पर पोजीशन है इस किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, और टी सपोज टी इज टाइम, टी इज टाइम। नाउ मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट व्हेन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। सिंपल। मैं क्या चाहता हूं आपसे, मैं चाहता हूं कि मैं जानता, मेरे पास क्या है, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, और मैं आपसे क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि x की वैल्यू निकाल दो भाई जब t की वैल्यू 2 हो, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। मैंने पूछा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट व्हेन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एंड x इज डिस्प्लेसमेंट विच इज गिवन एज टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस t प्लस 1। ये t का फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ, ये x t का फंक्शन है क्योंकि t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो x फंक्शन है t का, और मैंने पूछा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट व्हेन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इसका अर्थ तो ये हुआ ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ x की वैल्यू जब बताओ जब x2 हो, t2 हो, सॉरी x कब पता है, कब की वैल्यू चाहता हूं मैं, x की वो वैल्यू चाहता हूं जब t की वैल्यू 2 हो। t की वैल्यू 2 का मतलब मैं इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं व्हेन t इज 2, है ना। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन फॉर वेरिएबल t इज इक्वल टू 2, दैट सिंपल। एक प्रकार से मैं उस जो ग्राफ होता है, जो ग्राफ होता है उसमें t की वैल्यू जो 2 होगी, इसका जो भी ग्राफ बनेगा इसमें जो t की वैल्यू 2 होगी उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू x एक्सिस y एक्सिस पर ऊपर और वर्टिकल एक्सिस पर होगी, है ना। तो उस वर्टिकल एक्सिस पर हम पता करेंगे कहां पर है वो पॉइंट, दैट्स इट। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना बिल्कुल सिंपल है, आज को x उसको 2 सब्स्टिट्यूट कर दो। तो चलो इसको मैंने सपोज ले लिया कि दिस इज फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। अब मुझे f ऑफ 2 फाइंड करना है, मतलब इस t की जगह 2 पटकना है, तो यहाँ t की जगह 2 पटक दो, यहाँ t की जगह 2 पटक दो, यहाँ t की जगह 2 पटक दो। नहीं दिख रहा आपको t, यहाँ t है ना, t की पावर 0 है, बट t की पावर 0 तो 1 होता है, तो आप कुछ भी पटको 1 ही आएगा। अब मत बोलना कि मैथ्स नहीं आता मुझे, है ना। 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 दैट इज 9, दैट्स क्लियर। तो f ऑफ 2 इज 9, दैट मीन्स मैं जो आपने मुझसे पूछा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट व्हेन t इज 2 सेकेंड, द आंसर इज, व्हाट इज योर आंसर, आंसर इज 9। क्या भाई 9 यूनिट ले लो भाई, कुछ नहीं दिखा है, मीटर नहीं लिखा है, सेकंड नहीं लिखा, तो यूनिट बोल दो, 9 यूनिट्स या 9 मीटर वॉट एवर इट इज जो क्वेश्चन में दिया हुआ। तो बिल्कुल ये क्या हो गया, वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, ये वैल्यू ऑफ ए फंक्शन हो गया, ठीक। चलो हम एक कुछ और अच्छी चीज निकालने की कोशिश करते हैं। वैल्यू ऑफ ए फंक्शन निकालते हैं जब हमें वो वैल्यू उसके बिल्कुल पास हो किसी, उसको बोलते हैं लिमिट, लिमिट निकालते हैं। कंटिन्यूटी तो आपको अभी समझने की आवश्यकता नहीं है, कंटिन्यूटी आपको आवश्यकता नहीं है, मैंने लिखा जरूर है, ये फंक्शंस की एक प्रॉपर्टी होती है कंटिन्यूटी, पर उसको समझाना 1 सेकंड का काम है, 1 सेकंड का काम है। अगर समझदार हो तो उसको 1 सेकंड में समझ सकता है, ठीक है। ये फंक्शन की वैल्यू निकालना सिखा दी मैंने आपको, तो हम फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। कंटिन्यूटी का अर्थ यह हुआ कि अगर मैंने किसी फंक्शन का ग्राफ बनाया, मैंने किसी फंक्शन का ग्राफ बनाया और मेरा पेन बिना टूटे चाहे वो झटके खा जाए, वो कहे मटके खा जाए, कुछ भी खा जाए, बिना रुके बिना उठे बन गया, तो ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। और अगर किसी फंक्शन का मैंने ग्राफ बनाया और टूट गया, यहां से टूटा फिर यहां से शुरू हुआ, यहां से टूटा फिर यहां से शुरू हुआ, तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि इन पॉइंट पे टूट गया। और ऐसा होता है ना, मैथ्स में होता है। फिजिक्स वालों को काहे का टेंशन, नीट फिजिक्स वालों को तो बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, कि ना तुम अपना करते रहो डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। हम तो एना बिना यूग्लिना अमीबा जो भी है वो पढ़ेंगे, डीएनए वगैरह, ये सब कंटिन्यूटी वगैरह का आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नीट फिजिक्स वाले जो बच्चा पढ़ना चाहता है। लिमिट्स की बात करें, देखिए एक फंक्शन है ना, नहीं टाइम, अब हमारा फिजिक्स से ही फंक्शन लेंगे, अब मैथ्स के फंक्शन नहीं लेंगे। हमारा कोई फंक्शन है x, उसकी वैल्यू है 2t - 2, है ना।
ठीक है, ये मैंने ले ली एक फंक्शन की वैल्यू, और मैं बिकॉज ऑफ सम रीजन इसमें 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, एक्स टी की वैल्यू है वहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ लिमिटिंग वैल्यू निकाली जाती है। लिमिटिंग वैल्यू का अर्थ क्या होता है कि मैं इसमें टी की वैल्यू निकाल लाता हूँ, इस फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहता हूँ ना, मैं निकालना क्या चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू फाइंड लिमिट एक्स टेंस टू 2। एक्चुअली इसको मैं आपको प्रॉपर फंक्शन ही बता देता हूँ, चलो प्रॉपर फंक्शन से ही आपको समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स क्यों लिया, इसको टी लेते हैं, ये टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी माइनस 1। आप देख रहे हो एक फंक्शन है मेरे पास एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी माइनस 1, है ना, ये एक्स टी का फंक्शन है ना, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी, दिख रहा है आपको। अब मैं निकालना चाहता हूं वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ टी, इस एफ टी फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहता हूं, कहां पे निकालना चाहता हूं, एक्स टी इज इक्वल टू 1, टी टेंडिंग टू 1 पे निकालना चाहता हूं, सॉरी, ये टी की वैल्यू 1 की तरफ जा रही है, टी टेंडिंग टू 1 पर इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं। कभी कभी क्या होता है कि आप इसमें वैल्यू, मैं चाहता हूं कि x की वैल्यू निकाली जाए, f ऑफ 1 निकाला जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं व्हाट इज f ऑफ 1। चलो मैंने आपसे पूछा व्हाट इज f ऑफ 1, क्या करोगे भाई आप f ऑफ 1 निकालने के लिए, मुझे चाहिए f ऑफ 1, मतलब t की प्लेस पे 1 रखना चाहता हूं, आप 1 रख दो उस पर t की प्लेस पर, क्या आएगा बताइए, 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, अरे ये क्या हुआ, 0.0 आ गया। तो 0 से डिवाइड करना अलाउड ही नहीं है, हमने कभी 0 से डिवाइड किसी नंबर को नहीं किया 9 10 से लेके पहली से लेके 10वीं 12 10th क्लास तक, क्योंकि 1/0 नॉट डिफाइंड है ना, डिवीजन फ्रॉम 0 इज नॉट डिफाइंड मैथमेटिकली। तो जिस चीज को डिफाइन नहीं कर सकते हम, अब तो f ऑफ 1 पे वैल्यू तो नहीं निकाल सकता मैं, लेकिन एक बात है, बच्चों को मैंने कहा था ना, आप एक्स टी की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, रियल नंबर ले सकते हो, टी की वैल्यू 1.0000000000000000000000000000001 ले लो, तो क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि उस केस में तो ये 0 होगा नहीं नीचे वाला। टी आप 1 के बहुत पास लो, इतना पास लो, तो उसको लिखने की मेथड है ये, उसको लिखने का तरीका है ये, क्या है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ टी व्हेन टी अप्रोचिंग 1 या टी टेंडिंग टू 1, बताओ क्या होगी, इसे बोला जाता है एल, ये लिमिटिंग वैल्यू है, ये फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकलेगी, इससे क्या निकलेगी, लिमिटिंग वैल्यू, नॉट द वैल्यू एट टी। तो लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, लिमिटिंग वैल्यू निकालने का कौन सा तरीका है आपके पास, कोई मेथड है आपके पास, तो इसे लिखा ऐसा जाता है, फिर इसको सॉल्व किया जाता है, लेकिन मैं आपको सॉल्व करना आपके काम की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी मैं आपको सॉल्व कर देता हूं। देखिए टी स्क्वायर माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं टी माइनस 1 टी प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1 लिख सकते हैं, इतना तो 10th में पढ़ के आए ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो गया ये, तो इसको टी माइनस 1 टी प्लस 1 लिख सकते हैं। क्या इसको मैं काट सकता हूं, हाँ काट सकता हूं, क्योंकि ये 0 नहीं है। फॉर टी टेंडिंग टू 1, टी टेंडिंग टू 1 का अर्थ यह हुआ कि टी 1 के बहुत पास है, बहुत पास है, बहुत पास है, लेकिन 1 नहीं है, क्लियर। टी टेंडिंग टू 1 का अर्थ मीनिंग है कि टी नॉट इक्वल टू 1 बट वेरी 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 क्लोज टू 1। जब वो ये कंडीशन मैंने कब काटी, इनको कैंसिल कब किया, मैंने कैंसिल तब किया जब टी टेंडिंग टू 1 है बट 1 नहीं है। तो जो 1 नहीं है तो 0 भी नहीं है, और जो 0 नहीं है मैं उसको काट सकता हूं, 0 नहीं है, 0/0 नहीं कैंसिल किया जा सकता, बट इट इज नॉट 0। सो ये कितना बचा, ये बचा t प्लस 1, फॉर टी टेंडिंग टू 1 मैंने t प्लस 1 बचा। अब इसमें क्या t की वैल्यू 1 रख सकता हूं, रखो आप, 1 प्लस 1 क्या होगा, 2 होगा, है ना, t टेंडिंग टू 1 रखा तो 1 प्लस 1 2 होगा, है ना। लेकिन इसको भी समझिए, इसको समझिए, आप ध्यान से समझिए, t 1 की तरफ जा रहा है, तो ये t बोलेगा मैं तो 1 के पास जा रहा हूं,
तो x बोलता है तो क्या होगा, उससे क्या होगा तेरा भाई, मेरा क्या होगा, x बोलता है मेरा क्या होगा, t बोलता है देख मैं 1+1 हूँ, 2 के पास चले जाऊंगा क्योंकि मैं 1 के पास जा रहा हूँ, तो मेरे पास एक 1 तो पहले से है, तो 1+1 2 के पास जाऊंगा, तो x बोलता है फिर मेरा क्या होगा, मैं 2 के पास चला जाऊंगा। तो अगर x t की वैल्यू 1 प्लस जाएगी तो t+1 जो वैल्यू है वही x की, वो x 2 की तरफ जाएगा। तो इसीलिए जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू आ गई 2। क्यों कि उस फंक्शन की वैल्यू जब t टेंडिंग टू 1 है 2 हो गई। ये थोड़ा डिफिकल्ट जरूर लगता है लेकिन लिमिट हम यूज करते हैं स्लोप में, डेरिवेटिव डेफिनेशंस में। जब पहले हमको लगे ना कि यार हमने पहली बार ही देखा लिमिट क्या होता है, दिमाग का घन चक्कर नहीं बनना चाहिए, थोड़ा लिमिट से इंट्रोडक्शन निकाल लेंगे हम कि भाई बहुत छोटा, बहुत पास, वेरी वेरी स्मॉल नंबर। तो वेरी स्मॉल नंबर की केस में हम इस तरह से निकालते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका टेंशन नहीं लेना है इतना ज़्यादा। डेरिवेटिव्स और ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब हम समझते हैं डेरिवेटिव्स क्या होता है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है और स्लोप क्या होता है, तीन चीजें। ठीक है, देखिए कोई भी फंक्शन होता है y इज इक्वल टू, सपोज मेरा फंक्शन है x², ठीक है। अब y की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, x पर, ठीक है, बिल्कुल ठीक। मैंने ये ग्राफ बना दिया है y इज इक्वल टू x² का, ये बन गया y इज इक्वल टू x² का डायग्राम बन गया। ये x इधर है, y इधर है, ये t भी हो सकता था, ये x हो जाएगा उस केस में, या जो भी होना है ना, दो अलग अलग वेरिएबल हो गए। आपने कैलकुलेटर उठाया कैलकुलेटर, x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करी तो इससे आपको मिलेगी y की वैल्यू 4। मिल गई, पक्की बात, मिल गई। अब मैंने x की 2 के थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले, 2 से थोड़ी सी बड़ी, इतनी थोड़ी सी बड़ी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मैंने लिया x के प्लेस पर, है ना, ये इसे कुछ इस तरह से लिखा जाता है कि मैं x की थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले रहा हूं, मतलब चेंज कर रहा हूं। x की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, y की वैल्यू 4 थी। अब मैं x की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं। कितना चेंज करना चाहता हूं, बहुत छोटा, बहुत थोड़ा सा चेंज चाहता हूं x में। तो x अगर 2 था, अब मैं लेना चाहता हूं x की प्लेस पर x प्लस dx। मैंने x की वैल्यू को x प्लस dx ले लिया, x की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा दिया, dx पॉजिटिव नंबर लिया मैंने, थोड़ा सा चेंज, dx कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव, बट इन अवर केसेस नॉर्मली वी टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू। तो dx पॉजिटिव ही लिया जाता है। इसका मतलब होता है d डिफरेंशियल वैल्यू ऑफ x। इसका मीनिंग क्या होता है, dx का मीनिंग होता है डिफरेंशियल वैल्यू ऑफ x। इसे कहा जाता है डिफरेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल वैल्यू ऑफ x, गॉट इट। d मल्टीप्लाइड बाय x नहीं होता है, डिफरेंशियल वैल्यू ऑफ x होता है। तो ये बात आपको भी समझ में आ गई। जब मैंने x2 लिया था तो y का एक वैल्यू था, लेकिन अब अगर मैं सपोज x को लेता हूं 2.000001 तो y का नया वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, y का कोई एक वैल्यू आएगा 4 पॉइंट समथिंग 00000, उसके बाद में कुछ और आएगा। तो उसी तरह x की एक वैल्यू पर y की एक वैल्यू है ना, ठीक है। जब x है तो y है, और जब x प्लस dx है उसका स्क्वायर है तो y क्या हो जाएगा बताइए, y का वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, y का वैल्यू थोड़ा सा चेंज होगा और वो हो जाएगा y प्लस dy। भाई आपका x है, y मेरा y है, क्योंकि y इज इक्वल टू x² है। अगर x की वैल्यू को मैंने चेंज करके x प्लस dx लिख दिया, वेयर dx इज वेरी 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 स्मॉल वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू में बहुत थोड़ा सा अंतर है ना, या x की वैल्यू का बहुत छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा सा चेंज, तो x प्लस dx ले लिया, तो ये y प्लस dy हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू भी तो चेंज होगी। अगर x चेंज हुआ तो y भी तो चेंज हुआ ना भाई, तो x के प्लेस प्लस x प्लस dx रखा तो y चेंज हो गया इस तरह से। गॉट इट। अब एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा छोटा सा काम करते हैं, इसको एक्सपांड कर लेते हैं हमारा a² b² और फार्मूले से, ठीक है ना, कोई बात नहीं, a² d² फार्मूला से इसको एक्सपांड कर लेते हैं। देखिए x² हो गया ये, प्लस dx का स्क्वायर प्लस 2x dx हो गया। एक्सपांड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं,
कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ हमने क्या, डिफरेंशियल वैल्यू ऑफ एक्स का अर्थ क्या हुआ, डिफरेंशियल वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब यह हुआ कि वेरी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, इनफाइटेसिमली स्मॉल, है ना, इनफाइटेसिमली, ये बहुत छोटा, इतना छोटा कि यू कांट इमेजिन, वेरी वेरी स्मॉल, जितना आप इमेजिन कर सकते हो उससे भी छोटा। ठीक, अब देखिए y का वैल्यू, जब y है तो x एक्स स्क्वायर है, y इक्वल एक्स स्क्वायर है, तो ये y और ये एक्स स्क्वायर क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये y और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। और dx स्क्वायर क्या था, dx स्क्वायर, dx बहुत छोटा नंबर है जैसे कि हम बार बार बोल रहे हैं, तो dx का स्क्वायर, मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में कहा था, जब कोई छोटी क्वांटिटी, जब एक्सपांशन करते हो आप किसी भी तरीका, ये पावर वो पावर एक्सपांड करते हो और आपके पास एक छोटी सी वैल्यू है, उस छोटी सी वैल्यू पर ध्यान रखो कि वो छोटी की वैल्यू को निगलेक्ट करना पड़ेगा आपको, निगलेक्ट करके बिना काम नहीं होगा। तो ये dx स्क्वायर वेरी स्मॉल वैल्यू, क्योंकि dx तो स्मॉल है, उसका स्क्वायर तो बहुत ही छोटा होगा ना। अब इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना जीरो आ जाएगा, और बहुत सारे जीरो आएगा, कैलकुलेटर में उठा के देखिए आप, इसका स्क्वायर करिए, इसको इसी में मल्टीप्लाई करिए, बहुत सारे जीरो आ जाएंगे। तो ये तो बहुत छोटा है, डीएक्स तो वेरी इनफाइनाइटली स्मॉल है, उसका स्क्वायर तो और भी छोटा, तो वी इग्नोर इट, डायरेक्टली इग्नोर कर सकते हैं, बिल्कुल शान से कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा हो जाएगा। अब आप देखिए डी वाई क्या है, डी वाई लिखता हूं सबसे पहले, नहीं तो आप बोलेंगे सर ये क्यों लिख दिया डायरेक्ट। देखिए डी वाई क्या है, डी वाई जो है वो 2x dx है, दिख रहा है, ये गया इग्नोर हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, क्योंकि y एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से देख ली हमने, है ना। dy क्या हो गया, 2x dx हो गया। अब इसको आप ध्यान से देखिए, ये dy बाय dx करता हूं मैं यदि, तो ये क्या आएगा, 2x आएगा, dy बाय dx दैट इज 2x। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसे कहा जाता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्यों कहा जाता है, पहले तो यह समझिए आप, इसे डेरिवेटिव भी कहा जाता है ना। और इसको अगर डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो इसका मीनिंग स्लोप होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग वो भी समझेंगे। कोफिशिएंट क्यों, क्योंकि दिस डिवाइड बाय दिस कोफिशिएंट होता है ना, किसी को किसी से डिवाइड करना, कोफिशिएंट निकालना होता है, ठीक है। डिफरेंशियल, क्योंकि ये डिफरेंशियल वैल्यू है y की और ये डिफरेंशियल वैल्यू है x की, तो ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया ना, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल वैल्यू इसका कोफिशिएंट है ये। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको समझते हैं हम, थोड़ा ऊपर चलते हैं वापस से, इसको आप देख लो ड्राइव, इसको मैंने कैसे लेके आया हूं। ऐसा आप किसी भी फंक्शन के साथ कर सकते हो, लेकिन आप इसको करने जाओगे तो बहुत लंबा समय होता है, इसके बने बनाए फार्मूले होते हैं वो यूज होते हैं, इसके बने बनाए फार्मूले यूज होते हैं और वो बने बनाए फार्मूले आपको याद करने हैं, बस खेल खत्म। डिफरेंशियल निकालना बहुत ईजी है, इनफैक्ट पूरे कैलकुलस में डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना दुनिया का सबसे ईजी काम है ना। तो आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने की तो कभी कोई टेंशन रहेगी नहीं जीवन में, मैं लिख के देता हूं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना अब सबसे ईजी काम है। आप बताइए मेरा क्या निकाला, dy बाय dx निकाला हमने, सपोज मैंने इसको कह दिया होता कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं df(x) बाय dx। एक ही बात है यार, y को अगर आप fx बोल रहे हैं, y x का fx है, मतलब fx जो x का फंक्शन है, y x का फंक्शन है, तो dfx अपॉन dx हो गया। कोई इसे ऐसा भी तो लिख सकता है, fx की वैल्यू dx स्क्वायर अपॉन dx, क्यों नहीं लिख सकता भाई, ये अपने आप में एक कोफिशिएंट है, दिस वैल्यू चेंज। इसका अर्थ देखिए, इसका अर्थ यह हुआ, इसको हटा रहा हूं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अच्छा रहने दो अभी थोड़ी देर, कोई दिक्कत नहीं स्पेस यहां पर देखिए, वैल्यू ऑफ y x पर डिपेंड करती है। अब अगर x में चेंज होगा तो y में भी चेंज होगा। अब ग्राफ को देखिए, आप ग्राफ को ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, x यहां था, x यहां हो गया। आप बता सकते हैं y में कितना चेंज हुआ, डायग्राम तो बना सकते हैं ना, हम डायग्राम बनाने मैंने आपको सिखा दिया। देखिए x में अगर थोड़ा सा चेंज हुआ तो y में थोड़ा सा चेंज हुआ, चलो x में यहां से यहां तक चेंज हुआ, तो x में यहां से यहां तक चेंज हो तो y में यहां से यहां तक चेंज होगा ना। पहले पॉइंट आपने पहले x का वैल्यू यहां ली तो y का वैल्यू यहां होगा, फिर x का वैल्यू यहां लिया तो y का वैल्यू यहां होगा, तो ये y की वैल्यू में इतना डिफरेंस आया और x की वैल्यू में इतना डिफरेंस आया। अब अगर मैं x यहां से यहां तक आता हूं, उतना ही बड़ी वैल्यू चेंज करता है x में जितना यहां से चेंज किया, तो आप देखिए y में थोड़ा बड़ा चेंज आ गया।
अब मैं फिर थोड़ा सा एक्स में चेंज करता हूं तो वाई में देखिए कितना बड़ा चेंज आ गया। अब एक्स थोड़ा सा बढ़ता, थोड़ा सा तुम बढ़ा रहे हो, ये तो बहुत बढ़ता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि तो महंगाई है, दिन प्रतिदिन मुंह दुगना तुगना चौड़ा कर रही है। थोड़ा सा दिन गया और महंगा और महंगा और महंगा और महंगा, बहुत महंगा हो गया। ये तो महंगाई की तरह तेजी से बढ़ता जा रहा है। या यूं कहो कि जो छोटा बच्चा होता है उसकी डिमांडें बड़ा होने पर पिताजी माताजी से डिमांडें उसकी बढ़ती है, दिन पर दिन बढ़ती जाती है। पहले दिन तो छोटा सा खिलौना मांगता, अगले दिन बोलता है आईफोन चाहिए, फिर बोलता है टैबलेट भी चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए और गेमिंग कंसोल चाहिए बड़ा वाला। तो उसकी डिमांडें समय के साथ तेजी से बढ़ रही है। तो एक्स में उतना ही चेंज हुआ। बच्चा 1 साल का था छोटी चीज मांगता, 2 साल का वो बड़ी चीज मांगता, 3 साल का और बड़ी चीज मांग रहा, 5 साल और चीज। तो ये चेंज है, ये किसका फंक्शन है? एक्स का। जो चेंज, देखिए वाई की वैल्यू तो एक्स पर डिपेंड करती ही करती है, लेकिन जो चेंज में तेजी आ रही है, जो स्पीड अप हो रहा है वो चेंज, वो किस पे डिपेंड करता है? वो भी तो एक्स पे डिपेंड करेगा। वो इसी फंक्शन का चेंज है ना, तो वो भी एक्स पे डिपेंड करेगा। तो जो चेंज हो रहा है वाई की वैल्यू यहाँ थोड़ी सी चेंज हुई, लेकिन एक्स का उतना ही चेंज था, एक्स में उतना ही चेंज था, वाई फिर चेंज हुआ, फिर एक्स में थोड़ा सा चेंज किया, वाई थे। तो ये जो चेंज की स्पीड बढ़ती जा रही है, व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। रेट ऑफ चेंज, क्योंकि ये एक्स चेंज हो रहा है, वाई की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन ये वाई में जो चेंज हो रहा है वो बहुत तेजी से होता जा रहा है। तो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये चेंज कैसे पता करेंगे? वो चेंज होता है, इससे पता होता है। इसका अर्थ होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन का वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स। दैट्स इट। और ये कितना था? लिखा था ना मैंने यहां पर, दैट इज इक्वल टू 2x। दैट इज इक्वल टू 2x मीन्स ये क्या है भाई? चेंज। दिस इज, इसको आप ध्यान से लिखो, इसको आप लिखो। dy बाई डी एक्स क्या है? dy बाई डी एक्स को लिखिए, dy बाई डी एक्स को लिखिए, dy बाई डी एक्स जो आपने निकाला उसको समझिए, उसका मीनिंग समझ गए ना? जो मैं समझा रहा हूं, अगर इसका मीनिंग समझ लिया, इसको 4 बार 6 बार समझ लो, अगर इसका मीनिंग समझ लिया गया, पूरा मैथमेटिक्स पूरा फिजिक्स फोड़ दोगे आप। इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये ऐसा भी कह सकते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। एक ही बात है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल वैल्यूज का चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये चेंज है ना, हर पल हर वैल्यू थोड़ी सी वैल्यू से चेंज होगी। जैसे आप इस बोर्ड में आप देखो, इस बोर्ड में क्या छोटे छोटे पिक्सल्स हैं, पिक्सल से बना हुआ है ना। एक पिक्सल इधर बढ़ोगे तो उसके 2 पिक्सल बढ़ेंगे, फिर एक से इधर होगा 3 पिक्सल बढ़ जाएंगे, एक इधर पे 4 पिक्सल बढ़ जाएंगे, एक पिक्सल 6 पिक्सल बढ़ जाएंगे, एक पिक्सल इधर बढ़ोगे आगे और तेजी से पिक्सल बढ़ते हैं। ये जो डिफरेंशियल वैल्यूज थोड़ी 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 चेंज हो रही है एक्स में, लेकिन वाई में तेजी तेजी से चेंज हो रहा है। ये तेजी से जो होने वाला चेंज है वो यहां से पता चल रहा है, क्योंकि जितना एक्स है, ये क्या है इसको ध्यान से देखिए, दिस इज रेट ऑफ चेंज, और वो किस पर डिपेंड करता है? एक्स पर। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 2x, मतलब x जितना बड़ा होगा चेंज उतनी तेजी से होगा। आप देख रहे हो ना, बिल्कुल क्लियर है। x जितना बढ़ता जा रहा है उसका चेंज, उसकी स्पीड और तेजी से बढ़ती जा रही है। जो डिफरेंस आता जा रहा है, डिफरेंस में जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है। तो दिस इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, विच इज ऑल्सो अ न्यू फंक्शन ऑफ, इट इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ x, क्योंकि ये भी तो अपने आप में x में और वेरिएबल और कांस्टेंट में है। वेरिएबल कांस्टेंट दिख रहा है कि नहीं? या वेरिएबल कांस्टेंट तो अपने आप में एक फंक्शन ही है, बिल्कुल 100% फंक्शन है। तो इट इज कॉल्ड, समटाइम वी डिनोट इट y डैश, समटाइम वी नोट इट f डैश x। ये इसके नोटेशंस है, कोई इसे f डैश x लिखता है, कोई y1 लिखता है, कोई y1 लिखता है। तो ये एक नया फंक्शन है जिसको कोई y1 लिखेगा, कोई y डैश लिखेगा, कोई f डैश x लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये सब नोटेशंस है, लेकिन वो इस उसका मतलब हुआ dy बाई डी एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करें, ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करें तो वो तो आपको आराम से दिख रहा है यहां पर। बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से देखिए, मैंने उसको पहले ही बना दिया है। यह क्या है? चेंज इन वैल्यू ऑफ x, ठीक है। यह क्या है? चेंज इन वैल्यू ऑफ y, ठीक है। लेकिन ये बहुत बड़ा चेंज है, ये y में भी बहुत बड़ा चेंज है। इस चेंज को मैं छोटा करना चाहता हूं, थोड़ा छोटा करूंगा, छोटा करूंगा, छोटा करूंगा तो कैसे होगा? जितना छोटा करते जाएंगे यह उतना एक, इसको कैसे समझते हैं? डिफरेंशियल वैल्यू चेंज को, फंक्शन को पूरा डायग्राम स्लोप से समझते हैं ना, वो समझ में आ जाएगा आपको, बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो इसे नोट कर लीजिए, इसे मैं हटा रहा हूं, डायग्राम फिर से बना रहा हूं, ठीक है।
अब हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे यहां पर। कोई इस तरह से फंक्शन है, उसका डायग्राम बना दिया मैंने। फंक्शन पे एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट सपोज हमारा, इसको थोड़ा और डायग्रामेटिक बनाया जाए, थोड़ा उससे और डायग्रामेटिक बनाया जाए, स्लोपी बनाया जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बढ़िया रहेगा। अब एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है। अभी मैं देखना चाहता हूं कि यहां से यहां चलता हूं तो ये एक्स में चेंज हुआ, और यहां से यहां चलता हूं तो ये वाई में चेंज हुआ, है ना। दिस इज डी वाई, दैट इज चेंज इन वाई, दिस इज चेंज इन एक्स। इसे डेल्टा कहा जाएगा, इसे डेल्टा वाई कहा जाएगा, है ना। ये डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा वाई है। ये जो वाई है, ये जो डेल्टा है, डेल्टा इज रिलेटिवली bigger change than differential y। डेल्टा वाई डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है डी वाई डी एक्स से थोड़ी बड़ी होती है। तब हम जब ज़्यादा बड़ा डिफरेंशियल चेंज हो, ये डेल्टा एक्स बड़ा हो, 1 सेकंड हो, आधा सेकंड हो, 2 सेकंड हो, 0.1 सेकंड हो, 3 सेकंड हो, 5 सेकंड हो, 20 सेकंड हो, 100 सेकंड हो, 1000 सेकंड हो, तो भी डेल्टा ही लिखा जाएगा, क्योंकि डेल्टा एक चेंज होता है। चेंज मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, है ना। तो फिजिक्स में चेंज का अर्थ क्या होता है? इन फिजिक्स चेंज मीन्स फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। किसकी? किसी की भी, चाहे वो टाइम हो, चाहे एक्स हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे एक्सेलरेशन हो। चेंज का फिजिक्स में अर्थ होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो इस डेल्टा वाई का मीनिंग क्या हुआ? डेल्टा वाई का मीनिंग यह हुआ कि यह अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह हमारा एक पॉइंट होगा जो x2 होगा, कॉमा y2 होगा, और यह पॉइंट कौन सा होगा? x1 कॉमा y1। ठीक है, यह पॉइंट होगा x1 कॉमा y1, यह वाला पॉइंट, और यह पॉइंट है x2 कॉमा y2। ठीक है, अब डेल्टा y क्या हो गया भाई? यह पॉइंट होगा y2 माइनस y1, चेंज इन y, y2 माइनस y1। और डेल्टा x क्या हो गया? ये x2 माइनस x1, यह चेंज हो गया। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में जब मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया था, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई लाइन जो होती है वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती थीटा, इस लाइन को एक्स एक्सिस के कंपैरिजन में देखा जाता है कि एक्स एक्सिस कंपैरिजन में कितना झुका हुआ है। और ये झुकाव है, ये झुकाव है, ये जो झुकाव है उसे स्लोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लोप, है ना। हम बोलते हैं ना, घर के अंदर कार चलाने के लिए आपने स्लोप बना दिया, टू व्हीलर चलाने के लिए आपने स्लोप बना दिया, स्लोप बना दिया। स्लोप मतलब नाई क्या कटिंग कराने जाओ तो वो भी ऐसी बनाता है, बोले यहाँ से स्लोप है भाई, थोड़ा तिरछा कट मत लगाना, थोड़ा बड़े से छोटा बनाना, मतलब ऐसा उतार बनाना, इस तरह का एक चढ़ाई और उतार बनाना, दैट इज स्लोप। तो यह स्लोप है, और इस स्लोप की मैथमेटिकल वैल्यू जो होती है वह होती है m, जिसे कहा जाता है tan थीटा। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसमें देखें हम, तो यहां पर इन दोनों लाइन को मिलाने वाली लाइन, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन होगी, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन होगी। ठीक है, तो इस ग्रीन लाइन का स्लोप मैं लिखूंगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये क्या है? स्लोप। कैसे निकाला स्लोप? स्लोप, अगर ये एंगल थीटा है, एंगल थीटा कहां पर है? ये थीटा एंगल है सपोज, है ना। ये ट्राइंगल बन गया हमारा, ये परपेंडिकुलर है y2 माइनस y1, ये बेस है वो x2 माइनस x1। इन दोनों पॉइंट को लाइन से मिला दिया एक, तो यह ट्राइंगल बन गया। ये थीटा एंगल है, टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा क्या होगा बताइए? यहाँ पर टेन थीटा क्या होगा? साफ दिख रहा है कि टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज, so this is the slope and this is basically
स्लोप ऑफ दिस लाइन नॉट द कर्व, नॉट द, ये जो लाइन है इसका स्लोप नहीं है, ठीक है। तो मैथमेटिकल मीनिंग अभी हम निकालेंगे, स्लोप का मीनिंग है निकल गया, लेकिन अब हम बात करेंगे डेरिवेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हो गया, ठीक है। इसको हटाते हैं हम थोड़ा। अब जब बात करें when delta x tends to 0 or you can say delta x tends to dx very small x टेंस टू 0 का मतलब ये है कि डेल्टा एक्स 0 नहीं होगा लेकिन 0 के बहुत पास होगा, तो यूँ कह सकते हैं डेल्टा एक्स बिकम डिफरेंशियल एक्स, बहुत छोटा। जब ये डेल्टा एक्स बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, जितना छोटा करोगे, जैसे जैसे छोटा करोगे तो क्या क्या होता जाएगा। चलो मैंने डेल्टा एक्स थोड़ा सा इतना सा लिया तो वाई क्या होगा, यहाँ पर होगा। फिर डेल्टा एक्स छोटा सा लूंगा तो वाई यहाँ पर होगा, और छोटा लूंगा तो वाई यहाँ पर, और छोटा लूंगा तो वाई यहाँ पर, और छोटा लूंगा तो वाई होगा। इस तरह से क्या होता जाएगा, बता तो यही है। एक बार फिर समझ लीजिए, मैं x की चेंज छोटा सा लेता हूँ, x1 तो मेरा उतना ही है, लेकिन x2 को थोड़ा छोटा ले लेता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक होगा हमारा x, तो y ये ट्रायंगल ऐसा बनेगा, तो यहाँ पर स्लोप ऐसा बनेगा, है ना, ठीक है। अब मैं x को और छोटा लेता हूँ, इतना ले लेता हूँ, तो y इतना बड़ा बनेगा, तो यह लाइन ऐसी बनेगी, इतनी छोटी बनेगी। तो जितना छोटा होता जाएगा ये जो बड़ा सा ट्रायंगल है, जितना x का छोटा लूंगा, जितना छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, तो ये लाइन बिल्कुल छोटी 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 होती जाएगी। लेकिन इस लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, इस लाइन की डायरेक्शन यह रही जो एक्स एक्सिस से थीटा बनाएगी। इस लाइन की देखें तो अगर एक्स बिल्कुल छोटा बना दिया तो ये डायरेक्शन यह रहेगी, और छोटा बनाएंगे तो ये और बिल्कुल पास से निकलेगी। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये x डेल्टा x टेंस टू 0, ऑलमोस्ट 0, बिल्कुल 0, बिल्कुल 0, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, इसकी टेंजेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टेंजेंट। टेंजेंट आपने क्लास में पढ़ा है, मैं जानता हूँ आप टेंजेंट पढ़ के आए हैं, ऐसा थोड़ी ना कि आप बिल्कुल जमीन से उठ के आए हैं कि भाई हाँ आ जाओ भाई चलो इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ऐसा नहीं। आप टेंजेंट पढ़ के आए हैं। सर्कल पर टेंजेंट पढ़ा था आपने, पढ़ा था टेंजेंट। क्या था टेंजेंट, एक ऐसा लाइन जो एक पॉइंट पर कट करता है, जस्ट कट करके चला जाता है। सर्कल और लाइन केवल एक पॉइंट पर एक दूसरे को मिलते हैं। यहां देखा जाए तो आपको लग रहा है कि बहुत जगह मिले हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में टेंजेंट जो होती है, सर्कल पर जो टेंजेंट होती है, बहुत प्यार से सिर्फ एक ही पॉइंट से जाती है, एक ही पॉइंट से होके जाती है, एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट से होके जाती है, एक पॉइंट से। क्योंकि लाइन बहुत पतली होती है, सर्कल भी बहुत पतला होता है, बिल्कुल एक पॉइंट पर टच करता है। यहाँ टेंजेंट ऐसी है, यहाँ टेंजेंट ऐसी है, यहाँ टेंजेंट ऐसी है, यहाँ टेंजेंट ऐसी है, यहाँ टेंजेंट ऐसी है। तो हर कर्व पर टेंजेंट बनाई जा सकती है, हर कर्व पर टेंजेंट बनाई जा सकती है, और हर पॉइंट पर बनाई जा सकती है। सर्कल पर आपने देखी थी टेंजेंट चारों तरफ बनाई जा सकती है। तो चलो मैं डायग्राम बनाता हूँ, मेरा कर्व ऐसा कुछ है, तो हर कर्व पर हर पॉइंट पर टेंजेंट बनाई जा सकती है। यहाँ पर टेंजेंट बनाऊंगा तो ऐसी बनेगी, यहाँ पर टेंजेंट बनाऊंगा तो वो ऐसी बनेगी। अरे बड़ा डिफिकल्ट होता है इस पर। यहाँ पर टेंजेंट बनाऊंगा तो ऐसी बनेगी, यहाँ पर टेंजेंट बनाऊंगा तो ऐसी बनेगी, है ना, यहाँ पर टेंजेंट बनाऊंगा तो ऐसी बनेगी। और हर पॉइंट पर टेंजेंट अलग 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 बनाएगी। ये टेंजेंट हर पॉइंट पर एक्स एक्सिस से अलग अलग एंगल बनाएगी, है ना, ये एंगल अलग बनाएगी, ये एंगल अलग बनाएगी, इस पॉइंट पर टेंजेंट। तो कर्व के हर पॉइंट पर टेंजेंट अलग अलग एंगल बना रही है। इसका मतलब है कर्व के हर पॉइंट पर कर्व के हर पॉइंट पर थीटा की वैल्यू अलग अलग है, और थीटा की वैल्यू अलग अलग है तो उसका स्लोप अलग अलग है। स्लोप में डिफरेंस आ गया ना, हर पॉइंट पर स्लोप डिफरेंट डिफरेंट है ना। अगर यहाँ पर टेंजेंट कुछ एंगल बना रही है, यहाँ पर टेंजेंट कुछ एंगल बना रही है, यहाँ पर टेंजेंट कुछ एंगल बना रही है, यहाँ पर कुछ टेंजेंट एंगल बना रही है, तो कर्व को टच करती हुई वो लाइन, ये कर्व को टच करने वाली वो लाइन जो किसी एक पॉइंट पर टच करती है, हर पॉइंट पर डायरेक्शन उसकी चेंज होती जाएगी। जैसे जैसे कर्व घूमेगा उसकी टेंजेंट भी घूमेगी। क्योंकि हमने देखा था ना, सर्कल पे आप टेंजेंट यहाँ बनाओगे तो ऐसी बनेगी, यहाँ बनाओगे तो ऐसी बनेगी, यहाँ बनाओगे तो ऐसी बनेगी। तो कर्व भी तो अपने आप में एक पार्ट है, कर्व है ना, घूमेगी। जहाँ टेंजेंट बनाओगे वहाँ पे अलग अलग बनेगी, डायरेक्शन उसकी अलग अलग होगी। तो अलग अलग डायरेक्शन का अर्थ हुआ कि हर पॉइंट पर उसका स्लोप डिफरेंट डिफरेंट है। ये क्या है, ये क्या है, यहां देख सकते हैं हम, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कर्व हो जाएगा, है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है उस पॉइंट पर स्लोप ऑफ कर्व होगा। लिख लेना इस बात को,
और स्लोप ऑफ कर्व क्या होगा, यह होगा, दिस इज स्लोप ऑफ कर्व, एंड दैट इज इक्वल टू dy बाय dx। लिख रहा है इस बात को, हर पॉइंट पर अलग 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 टेंजेंट होगी और हर टेंजेंट की स्लोप अलग अलग होगी, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ कर्व विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ कर्व एट दैट पॉइंट, कर्व एट दैट पॉइंट, है ना, स्लोप ऑफ कर्व एट दैट पॉइंट। बहुत ध्यान से लिख लिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ कर्व एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट निकालोगे उसका जो भी स्लोप निकलेगा वो हर कर्व का होगा स्लोप, और वो होगा dy बाय dx, है ना, वो स्लोप होगा dy बाय dx। तो ये जो डिवाइड बाय dx है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बताता है। अब ध्यान से देखें ना, हम बिल्कुल रेट ऑफ चेंज ऑफ x का अर्थ क्या हुआ, y की वैल्यू में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू में चेंज। देखिए आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं स्लोप बढ़ता जा रहा है स्लोप, ये मेरा टेंजेंट है, ये मेरा टेंजेंट, ये मेरा टेंजेंट, ये मेरा टेंजेंट, ये मेरा टेंजेंट, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा है स्लोप बढ़ता जा रहा है, स्लोप बढ़ता जा रहा है, तो क्या बढ़ता जा रहा है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बढ़ रहा है ना, क्योंकि स्लोप बढ़ता जा रहा है। तो हम देख भी रहे हैं कि जैसे जैसे इधर आगे आ रहे हैं ये बढ़ता जा रहा है। तो आइए चलो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग वाली बात करते हैं, इसको नोट कर लो, बिल्कुल अच्छे से नोट कर लो, समझ लो कि टेंजेंट किस तरह से होती है और क्या उसके फॉर्मूला होता है। ये बहुत सिंपल सी चीजें, इनको बस रट लो, याद कर लो, समझ लो, क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे, कोई लफड़ा नहीं है। चलो मुझे बताइए कितना आप समझे। बताइए x के रिस्पेक्ट में यह वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है, x बढ़ रहा है तो y की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, बताइए x के रिस्पेक्ट, अगर x बढ़ रहा है तो y की वैल्यू डेफिनेटली बढ़ रही है। x इधर बढ़ रहा है, हम इधर आएंगे तो y की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है, बढ़ रही है। थोड़ा एक और बात बताइए कि यहां से x की वैल्यू जब बढ़ी थी तो धीरे धीरे बढ़ रही थी y की वैल्यू की तेजी से बढ़ रही थी एज कंपेयर टू हियर। देखिए x इधर आ रहा था, y धीरे धीरे बढ़ रहा था, हमारा पेन ऊपर धीरे धीरे जा रहा था, लेकिन जब यहां आए तो x की वैल्यू थोड़ी बढ़ी लेकिन y की वैल्यू बहुत सारी बढ़ गई। तो हियर वी कैन से कि ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर द dy बाय dx ग्रेटर द चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो ग्राफ को देखने मात्र से वो चीज समझ में आ रही कि हम स्लोप ज्यादा है, स्लोप अधिक है, ज्यादा स्लोप है। वापस यहां पे आके देखो स्लोप कम हो रहा है, स्लोप कम हो रहा है, स्लोप कम हो गया कम स्लोप। यहां देखिए स्लोप बिल्कुल नेगेटिव हो गया। स्लोप नेगेटिव क्यों हो गया, कि जब हम यहां टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस से नीचे एंगल बनेगा, उसका नेगेटिव एंगल बनेगा ना। ये टेंजेंट का स्लोप कैसे बनेगा, नेगेटिव बनेगा। और यहां देखें एक्स बढ़ रहा है लेकिन वाई तो घट रहा है, हम इधर आ रहे हैं एक्स बढ़ रहा है लेकिन वाई घट रहा है। अब एक चीज बढ़ेगी, है ना, dy बाय dx के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया कि dx तो चेंज पॉजिटिव हो गया क्योंकि हम जाएंगे उधर और y आएगा नीचे, तो dy नेगेटिव हो गया, नीचे वाला पॉजिटिव ऊपर वाला नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या हो गया, नेगेटिव वैल्यू। तो स्लोप क्या हो गया यहां पर, नेगेटिव हो गया। तो इस नेगेटिव पॉजिटिव स्लोप को देखते हुए आना चाहिए और यह समझ में आना चाहिए कि इस क्वांटिटी से का रिलेशन कैसा है, कि बढ़ रहा है घट रहा है, घट रहा है कांस्टेंट हो गया बढ़ रहा है। यह कंसेप्ट समझ में आना चाहिए और इसी को कहते हैं बढ़ना घटना। और इन बढ़ने घटने के बीच में, इन बढ़ने और घटने के बीच में एक पॉइंट ऐसा आता है जहां उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, वो ये पॉइंट है। देख रहे हो आप, देखने से किसी को भी ये बात समझ में आ जाए कि जब बढ़ते 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 आप मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाते हो उसके बाद गिरना शुरू हो जाते हो, क्योंकि उससे ऊपर तो जाओगे नहीं आप, है ना। फिर घटते 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 नीचे आएगा। फिर ये तो कुछ शेयर मार्केट की तरह हो गया कि शेयर की वैल्यू गिरते गिरते गिर गई, इतनी गिर गई कि बॉटम आ गया, अब वापस उठेगा, अब ये तो मिनिमम वैल्यू हो गई। तो जब चीज बढ़ती बढ़ते बढ़ते जाती है और फिर उसके बाद घटने लगती है तो उसके बीच में एक पॉइंट ऐसा आता है जिसपे मैक्सिमम होता है, तो इसे कहा जाता है मैक्सिमम वैल्यू। इसे कहा जाता है मैक्सिमा, नॉट मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू तो इधर कहीं होगी, इसे कहा जाता है मैक्सिमा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमको, हमें यह समझना है ये मिनिमा है। ये क्या है, मिनिमा। तो जब हम मैक्सिमा मिनिमा का यूज बहुत रेयर केस में होता है, एक दो जगह होता है पूरे फिजिक्स में, लेकिन ये होता है ना। इक्का दुक्का क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, लेकिन जब ये मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट आते हैं तो वहां हमको डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज करना होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द स्लोप क्या होता है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द स्लोप समझ गए आप कि यहाँ स्लोप प्लस है माइनस है क्या है।
डी वाई बाई डी एक्स ऑफ पायलट फंक्शन। अब हम डिफरेंशियल निकालना सीखेंगे। मैंने आपको बताया था कि y इज इक्वल टू, मैंने आपको निकाल के दिखाया था कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 2x होती है, वो निकाल के दिखाया था। कोई बात नहीं, मैं आइलेट फंक्शन मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपका कोई काम का नहीं, लॉगरिथमिक फंक्शन और बाकी अलजेब्रिक फंक्शन का मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। जब y की वैल्यू x की पावर n हो, n इज रियल नंबर, n इज एनी रियल नंबर, x is any real number, right? Sorry, n is any real number, also x is also very real number, no doubt, x, n और y सभी रियल नंबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो dy बाई डी एक्स या dx की पावर n अपॉन dx क्या होगा भाई? ये होगा जो सबसे ज्यादा यूज में आने वाला फॉर्मूला है आपका मैकेनिक्स में। ये n जो खोपड़ी पर है उसको नीचे लाओ भाई, तू खोपड़ी पर मत बैठ, नीचे आ, क्योंकि हम अब डिफरेंशियल करना चाहते हैं। अब हम x की पावर n का डिफरेंशियल करना चाहते हैं भैया, तो आप तू x से खोपड़ी से नीचे उतर जाओ भाई। खोपड़ी से नीचे उतर गया, अब क्या करूं? एक कम भी हो जाओ, एक कम हो जाता हूं भाई। तू नीचे आ गया तो वहां एक कम हो गया ना, तो जितने बंदर ऊपर बैठे थे उसमें एक नीचे आ गया, वो नीचे आ गया, n नीचे आ गया, n माइनस 1 हो गया। दिस इज द डिफरेंशियल, बहुत सिंपल इसका फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल अगर मैं x की वैल्यू 2 लिया था, इसका डेरिवेटिव देखिए क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा? 2 जो था वो सामने आ जाएगा, और x की खोपड़ी पर 2 था तो वो 2 में से 1 कम हो जाएगा, 1 2 माइनस 1 हो जाएगा, दैट इज x की पावर 1 हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2x ओनली। सपोज मैं x की वैल्यू लेता हूं x की पावर 5, तो dy बाई डी एक्स क्या निकलेगा भाई? dy बाई डी एक्स क्या होगा? ये फार्मूला है, डायरेक्ट यूज करेंगे। मैंने कहा ना आपको, इसका तो मैंने आपको निकाल के दिखाया था, बाकी के सारे फार्मूले याद रखने हैं आपको, बहुत सिंपल है। सब इधर उधर यूट्यूब पे 50 लोगों ने सिखा दिया है, लेकिन जो कंसेप्ट को पकड़ेगा वही जीतेगा। डी वाई बाई डी एक्स जो खोपड़ी पे वो नीचे आएगा और खोपड़ी पे वो एक कम हो जाएगा। डिफरेंशियल कर रहे हैं आप, पावर कम हो गई, दैट्स इट, है ना। एन इज एनी रियल नंबर, किसी ने बता दिया एन कैन बी एनी इंटीजर नंबर है, नहीं नहीं भाई, एन कैन बी एनी रियल नंबर। चलो मैं आपको बताता हूँ कि एक्स की खोपड़ी पर और क्या लिया जा सकता है। एक्स की खोपड़ी पर लिया एक्स की पावर 7/2, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बताइए? बताइए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? जो खोपड़ी पर वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी, न्यूमर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और खोपड़ी पर पावर हो जाएगी 1 कम, तो 7/2 माइनस 1 दैट इज 5/2। ठीक है, चलो अब बताओ y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3.2, डी वाई बाई डी एक्स बताइए कितना होगा? बताओ y इज एक्स की पावर 3/2, डी वाई बाई डी एक्स बताइए कितना होगा? ये जो 3.2 है सामने आ जाएगा, आ जाएगा, जो भी हो उसको नीचे ले आओ और 1 कम कर दो, 1 हो जाएगा, 3.2 में से कम 2.2 हो जाएगा, 3.2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2.2 हो जाएगा, ये आंसर है। तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x और x अगर x ही हो तो y इज इक्वल टू x है, तो बताइए क्या होगा? y इज इक्वल टू x है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? x होने का मीनिंग ये है कि x की पावर 1 है, तो 1 तो ये हो जाएगा सामने मल्टीप्लिकेशन में, और x की पावर हो जाएगी 1 माइनस 1 दैट इज 0, तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि x की पावर 0 होता है 1, किसी की पावर 0 होने पर 1 हो जाता है, 1 हो जाएगा, तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यह हमारा अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ, और दिस इज द मेन फार्मूला, और बाकी सारे एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब हम समझते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव बहुत तरह के होते हैं, आप सारे फार्मूला अगर आपको नहीं लिखने हैं तो आप हमारा स्टडी मटेरियल में डाउनलोड मार लो, उसमें सारे फार्मूला मिल जाएंगे, और जितने चाहिए उससे ज़्यादा मिल जाएंगे। नोट कर लिया आपने? लॉगरिथमिक फंक्शन व्हेन y इज इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ x। मैंने मॉड ऑफ क्यों लिखा सर? इसलिए लिखा मैंने मॉड क्योंकि x कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए log के अंदर x कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए वो मॉड लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? मॉड। और 0 भी नहीं हो सकता, log ऑफ 0 ऑल्सो नॉट अलाउड। ठीक है, x कैन नॉट बी 0,
पहली बात तो ये लिख रहा हूं, x प्लस माइनस हो सकता है। इस केस में dy बाय डी एक्स क्या होगा, ये फार्मूला आपको किसी ने यूट्यूब पे नहीं लिखाया होगा, क्योंकि वो फिजिक्स पढ़ाते हैं बस ऐसे कुछ बढ़ा देते हैं फिजिक्स उठा के। कंसेप्ट परफेक्ट वैल्यू इसका रूल ये है, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स। देखिए मॉड वर्ड गया, भाग गया यहाँ से, मॉड भाग गया, 1 अपॉन एक्स आ गया। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए ऐसा है कि आपको मैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक उसके पूरे परिवार का, रिश्तेदार का, भाई का, बहन का, 2x का, एक्स स्क्वायर का, सबका डेरिवेटिव सिखा सकता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं जो आपके काम का है केवल वही मैं आपको बताऊंगा। अननेसेसरी अभी इतने सारे फार्मूला याद करो जिनका कोई इमीडिएट यूज नहीं है, कोई मतलब नहीं है ना। तो फार्मूला चाहिए तो बुक में लिखे हैं, डाउनलोड करो, स्टडी मटेरियल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पूरा स्टडी मटेरियल फ्री में डाउनलोड मारो, है ना। y इज इक्वल टू साइन एक्स देन dy बाय डी एक्स इज कॉस ऑफ एक्स। ठीक, दो का याद रख लो, बहुत जीवन सफल है। y इज इक्वल टू कॉस एक्स dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स। ये हो गया, राइट। दिस इज द टू फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर एट दिस टाइम एट लीस्ट। tan x sec x cosec x याद रखना कोई आवश्यकता नहीं है आपको, कोई आवश्यकता नहीं, मैं बता दूं, फिर से बता दूं। आप देखिए y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, मुझे तो सारा याद है, ऐसा थोड़ी ना कि मुझे आता नहीं इसलिए बता नहीं रहा हूँ, स्टडी मटेरियल में सब दे रखा है मैंने। y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, e क्या है, e हमारा नेचुरल एक्सपोनेंट है जिसकी वैल्यू 2.71828 एंड सो अप टू द इन्फिनिटी होती है, जिसकी वैल्यू होती है 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। सर ये हमको तो नहीं पता, तो आपको पता करने की आवश्यकता भी नहीं। अब मान के चलो कि ये ऐसा एक नंबर होता है जो नेचुरल नंबर होता है, जो बायोलॉजी वालों के कोई काम का नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स इज ई की पावर एक्स, तो इसका डेरिवेटिव वही होगा जो ये है, एज इट इज। ठीक है, तो एक और होता है ए टू द पावर एक्स, ए इज अनदर वैल्यू देन ई, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं याद करने की, वो कभी यूज नहीं हुआ फिजिक्स में आज तक, मैं इतने सालों से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, किसी ने जबरदस्ती बच्चों को परेशान करने के लिए वो करा तो फिर उसको पाप लगेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी पूछोगे बच्चों से, आप बच्चे भाई ऐसे मासूम बच्चे 10वीं से 11वीं में आए, कुछ भी पूछोगे क्या। तो यह इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, आपको इसके अतिरिक्त कोई डेरिवेटिव याद नहीं रखना है। हाँ, एक और छोटी सी कंसेप्ट याद रखनी है आपको कि कैसे हम इन लिखो, सॉरी निकाल लिख लीजिए आप, है ना, नोट कर लीजिए। अब हम फिर से इसको फिर से देखते हैं। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 की पावर n, इसका क्या करेंगे भाई। देखिए भाई, फॉर्मूला में ज्यादा अंतर नहीं आने वाला है ना, प्लान में कोई अंतर नहीं आने वाला, प्लान विल नॉट चेंज। x के प्लेस पर अगर आपने ax प्लस b ले लिया, सच एज 2x प्लस 3 या ऐसी कोई वैल्यू ले ली जिसमें 2 कोई कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, a कोई कांस्टेंट है, b कोई कांस्टेंट है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, लीनियर 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 होता है, लीनियर में क्या दिक्कत है, तो फार्मूला चेंज नहीं होता है। देखिए तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, फार्मूला में ज्यादा अंतर नहीं आता है, ये एक छोटी सी चीजें जो यूज होती है ना, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की मैं आपको बोलूंगा नहीं कि आप ज्यादा दिमाग लगाओ। dy बाई डी एक्स क्या होता है, देखिए आप, ये n नीचे आ जाएगा, बिल्कुल उसके साथ वही ट्रीटमेंट होगा जो x के साथ होता था। x की पावर n का क्या करते थे आप, n को नीचे लाते थे, ले आते थे सर, उसको मल्टीप्लाई कर देते थे उसी नंबर में जो था, तो x की प्लेस पर 2x प्लस 3 आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा, नो डाउट अबाउट दैट, है ना। और उसकी खोपड़ी पे क्या था, n था, उसको 1 से कम कर देते हैं, ये आ गया हमारा आंसर, लेकिन पूरा नहीं आया। आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, ये 2 कौन है, यह 2 ये है ना। इसी तरह से मैं आपको फिर से बता दूं कि y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर n है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा। देखिए जो पावर है वो तो सामने आएगी, जो नंबर है वो एज इट इज रहेगा, x था तो x ही रहेगा ना भाई, x था यहाँ पर, इसको समझो x की पावर n है, तो इसको एज इट इज लिख लो, और इसकी पावर जो थी 1 से कम हो जाएगी, और साथ में आएगा a का मल्टीप्लिकेशन। ऐसा क्यों, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, उसको हमको सिलेबस में हमारा नहीं है, मतलब फिजिक्स वालों को इसकी आवश्यकता नहीं है फिजिक्स में पढ़ने की, मैथ्स वाले पढ़ेंगे उनको तो बहुत आसानी समझ में आ जाएगा बाद में। अभी उनको बस बच्चे जो मासूम है 10वीं से 11वीं में आए उनको बता दूं कि एक्स प्लस बी का भी डिफरेंशियल होगा और मल्टीप्लाई में होगा a। ठीक है, ये हमारा आंसर है इसका। तो क्या सर
सर अगर e की पावर y है e की पावर a x प्लस बी तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, इसका भी वैसा ही करेंगे। पहले क्या था, e की पावर x का क्या था, e की पावर x का e की पावर x ही होता है सर। तो e की पावर जो थी वो एज इट इज थी, इंटू ए हो जाएगी। लीनियर वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा ना है कि आप x की प्लेस पर एक्स स्क्वायर रख दो, कभी नहीं। x की प्लेस पर ax प्लस बी होगा तो ही ये फॉर्मूला सही है। x की प्लेस पर x का लीनियर फॉर्मूला आना चाहिए, एक्स स्क्वायर रूट एक्स एक्स क्यूब कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे सारे फॉर्मूले लीनियर वैल्यू ऑफ x के लिए है। ध्यान रखना, आप गलती से सत्यानाश मत कर देना, नहीं तो तुम आग लगा दोगे फिजिक्स को पूरी हमारी। और जहां जहां इसका जितना जितना यूज है वो और सिखा दिया जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं जब जब क्वेश्चन आएंगे, है ना। कोई बहुत बड़ा लफड़ा नहीं है, डेरिवेटिव कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि डेरिवेटिव सबसे सिंपल चीज होती है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा यूज करने पढ़ने की कोई आवश्यकता भी नहीं होती है। बिल्कुल सही है। उसी तरह डी ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या होगा सर, बाय डी एक्स, वही कॉस एक्स, मतलब कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए को मल्टीप्लाई पहले कर देता हूं, चलो ठीक है ना। ए मल्टीप्लाइड विथ, देखो जो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स प्लस बी का कॉस एक्स प्लस बी होगा, लेकिन जो ए एक्स प्लस बी का ए है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, जो ए मल्टीप्लाई में आ गया, ए जो है मल्टीप्लाई में आ गया, दैट्स इट। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं आपको डेरिवेटिव जब कराएंगे तो इस कंसेप्ट को याद रखना है, और हम सारे क्वेश्चन जितने चाहे कर सकते हैं। मैं आपको नोट कर लीजिए आप, y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा बताइए। यहां एक्चुअली लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 की पावर -2, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, बहुत सिंपल बहुत सिंपल बहुत सिंपल। इसका वही होगा जो x की पावर n का होता है। x की पावर n का क्या डेरिवेटिव होता है, x की पावर n का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं हम बताइए। डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये होगा n बाहर आ जाएगा, x की पावर n -1 हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही इसका भी तो डेरिवेटिव होगा, जो ये x की पावर n है, ये पावर -2 हो जाएगी ऊपर जाकर, तो अभी भी ये x की पावर n है, जहां n की वैल्यू नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव है तो तू नेगेटिव नीचे आ जा, वहां से नीचे आ जा भाई, नीचे आ गया। और इसकी पावर अब क्या हो जाएगी, 1 कम कर दो इसमें से, तो -2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 करना है ना, तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ बाकी है, मल्टीप्लाई बार इन सबके मल्टीप्लिकेशन में ये जो 2x प्लस 3 है इसका 2 आएगा, इस 3 से कोई लेना था नहीं, ये 2 है वो आएगा यहाँ पर, राइट। तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया, वेरी सिंपल। हमको तो बस पावर पहचाननी है और लीनियर फैक्टर देखना है, ये इजीली हो जाता है, ठीक है। अब हम समझते हैं, ये नोट कर लिया आप लोगों ने, आई होप कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन फंक्शन ऑफ फंक्शंस, देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस साइन एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। अब बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा। बहुत इजी है, मैंने कहा ना डिफरेंशियल बहुत इजी चीज है, कोई बात नहीं। इसके प्लस में ये है, इसके प्लस में ये है, ये सब प्लस प्लस में है। कोई भी फंक्शन, ये अपना फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है ना, अलग अलग जाति प्रजाति के फंक्शन है, लेकिन किसी भी दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन नहीं है। दो अलग अलग तरह के फंक्शनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए, अगर वो मल्टीप्लिकेशन हो गया तो सत्यानाश हो जाएगा, तो फिर हमारा फंक्शन ऑफ फंक्शन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन वाला रूल लगेगा, लेकिन वो हम नहीं पढ़ते हैं फिजिक्स वालों के लिए, वो मैथ्स में पढ़ते हैं, है ना, इतना आवश्यकता नहीं है उत्तर जाने के लिए। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालिए भाई, इसका डेरिवेटिव निकालिए। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आएगा नीचे, और x की पावर कितनी है 2 है, तो 2 में से हो जाएगा 1 कम, तो बचेगा 1, ठीक है। इसका डेरिवेटिव हो गया। अब इसके भाई का करो पड़ोसी, हाँ भाई तू क्या पावर कितनी तेरी 1/2 पावर, तू नीचे आ जा। हाँ भाई x की पावर 1/2, उसमें से 1 कम करो, तो 1/2 माइनस 1 दैट इज -1/2, तो ये नीचे आके 1/√2 हो जाएगा। कोई बात नहीं, इसको नीचे ले आना 1/√2 हो जाएगा, ठीक है।
हाँ भाई कौन है पड़ोसी, साइन एक्स है। क्या नंबर है तुम्हारा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है तुम्हारा, कॉस एक्स है। हाँ भाई तेरा कॉस एक्स डेरिवेटिव लिख देता हूँ। हाँ भाई लॉग एक्स मॉड ऑफ एक्स है, हाँ ठीक है मॉड ऑफ एक्स है कोई बात नहीं, तो 1/x हो जाओ, इसका डेरिवेटिव 1/x हो गया। हाँ भाई और कौन बचा है, आखिरी वाला बचा हूँ मैं, क्या पावर है तुम्हारी, e की पावर x, हाँ तुम्हारा डेरिवेटिव, मेरा डेरिवेटिव e की पावर x है, आ गया। तो ये सब डेरिवेटिव निकल गया। नॉर्मली हम जब फिजिक्स में पढ़ेंगे कि डेरिवेटिव इज ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है और इसको डिफरेंशिएट करो तो वी आएगा, क्या इसका डेरिवेटिव क्या है, 3 तो 3 है भाई। अच्छा हाँ ये चीज़ तो भूल गया मैं, कोई बात नहीं, चलो इसका डेरिवेटिव करते हैं, आ जाओ इसका डेरिवेटिव करते हैं, इसको रहने दो कोई दिक्कत नहीं, डी वाई बाई डी एक्स पड़ा रहने दो। अब मैं डी एक्स बाई डी टी निकालना चाहता हूं, वही ये टी है इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट का डेरिवेटिव निकालेंगे इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में, है ना, डी एक्स बाई डी टी निकलेगा। बात समझ में आई है ना, ये डी एक्स बाई डी टी निकलेगा, ना कि डी वाई बाई डी एक्स, ना तो यहाँ वाई है ना यहाँ एक्स है, ये एक्स हमारा इंडिपेंडेंट है, ये एक्स इंडिपेंडेंट था इधर वाला राइट हैंड साइड वाला, कोई दिक्कत नहीं। अब टी 3t² का डेरिवेटिव निकालना है। आपको t² का आता है कि 3t² का नहीं आता भाई। कांस्टेंट जो होता है ना वो बिल्कुल प्यार से जहाँ है खड़ा हुआ है वहीं रहेगा, न भागेगा न हटेगा न पीछे झुकेगा न मुड़ेगा न टूटेगा, जितना उतने रहेगा प्यार से, कोई उसको छेड़ेगा नहीं, तो कांस्टेंट वहीं का वहीं रहेगा। और t² जो है, हाँ एक बात जरूर है कि कई बार कांस्टेंट को इंसान भूल जाता है, पर नहीं भूलना है, उस t को लिख लो भाई 3। हाँ अब डेरिवेटिव किसका होगा, t² का हो गया, तो t² का डायरेक्ट पावर कितनी है t की, 2 पावर नीचे आ गई, और t की पावर 2 है और t की पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि इसकी खोपड़ी पर 2 में से पावर 1 कम हो जाएगी, ये हो गया। 2t का डेरिवेटिव लिखा जाएगा पास में, 2 कांस्टेंट है आपको कोई नहीं छेड़ेगा, t की पावर 1 है तो 1 पावर नीचे आ गई, 1 ही था वो तो 1 ही रहेगा। अब t की पावर 1 है, 1 - 1 0 हो गया तो 1 हो गया। अरे वो तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, वो तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, किसको 1 लिखना है, t की पावर 1 है तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 होगा, t का रिस्पेक्ट में t का डेरिवेटिव 1 होता है ना, और 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। क्यों सर 3 का डेरिवेटिव क्यों 0 कर दिया आपने, क्योंकि एक बात बताओ, डेरिवेटिव का अर्थ क्या हुआ, सपोज y = 3 है, आप बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे आप। y 3 है, 3 था, 3 ही रहेगा, समय बदल जाए, संसार बदल जाए, आकाश बदल जाए, पाताल बदल जाए, y 3 था, 3 ही रहेगा, क्योंकि 3 के साथ में कोई वैल्यू x की फंक्शन नहीं है। 3 अकेला खड़ा था, अकेला ही रहेगा और अकेला ही मरेगा, अकेला ही जिएगा। अब dy बाई डी एक्स, इसका अर्थ यह कि चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वैल्यू ऑफ x। मैंने क्या कहा था, 3 कांस्टेंट है, वो 3 ही रहेगा, आप x में लाखों चेंज कर लो, 3 में चेंज होगा क्या। अगर y 3 है तो चेंज इन y क्या होगा, कुछ नहीं होगा। डिफरेंशियल वैल्यू ऑफ y का अर्थ क्या हुआ, चेंज इन वैल्यू ऑफ y। कब, जब चेंज इन वैल्यू ऑफ x हो, पर चेंज इन वैल्यू ऑफ x मैंने कर दिया, लेकिन dy तो 0 होगा, क्योंकि जिस चीज में चेंज नहीं होता वो चेंज जीरो चेंज होता है ना, जिस चीज में चेंज नहीं होता वो कांस्टेंट होती है, और दिख रहा है कि y एक कांस्टेंट, इट इज ए कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट है वो जब समय के साथ चेंज नहीं हो सकता, तो ना किसी चीज स्पेस के साथ चेंज नहीं हो सकता, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, 0, बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू x देयर विल बी नो possible change in y, there is no change in y, so dy is become 0, so it is 0। तो यहाँ डिफरेंशियल आप निकालेंगे इसका, तो वो प्लस में 0 आ जाएगा, क्योंकि हमको तो प्लस में करना है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता 0, है ना, तो सत्यानाश हो जाएगा। वो t है, बोले मैं हूं, तू मेरे साथ खड़ा रहे, तेरे को कोई 0 नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब हम समझते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, स्लोप, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा। देखो भाई ऐसा है कि मैक्सिमा मिनिमा तो आपको समझ में आए ना आए, है ना, उसके ऊपर न्यूमेरिकल रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट है, और उसका कंसेप्ट बड़ा सिंपल है। आपने एक चीज समझ ली कि डेरिवेटिव किसी भी चीज का स्लोप बताता है ना। अगर मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला, उससे स्लोप निकाला, तो मानो स्लोप यहां पे निकाला, बताइए यहाँ पे स्लोप कैसा निकलेगा,
यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी आप देख के बता सकते हैं? यह ग्रेटर देन जीरो निकलेगी, क्योंकि स्लोप ऐसा है, ऐसा स्लोप पॉजिटिव होता है और ऐसा स्लोप निगेटिव होता है ना? तो यह स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब यह हुआ कि चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स चेंज इज पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये वैल्यू बढ़ रही है। आप यहाँ देखेंगे तो स्लोप नेगेटिव है क्योंकि x के साथ y घट रहा है। आप यहाँ देखेंगे तो देखेंगे कि x के साथ y बढ़ रहा है। आप यहाँ देखेंगे कि इस पॉइंट पर स्लोप, ये इस पॉइंट पे निकल रहा है स्लोप, है ना? स्लोप किस पॉइंट पे निकाल रहा हूँ? जहाँ पर ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट इस पॉइंट पर है, ये टेंजेंट इस पॉइंट पर है, ये टेंजेंट इस पॉइंट पर है ना? तो जिस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप ग्राफ के स्लोप या फंक्शन के स्लोप के इक्वल होता है, कर्व जो हमारे से कर्व भी कहा जाता है, ग्राफ स्लोप कुछ भी कहो आप, फंक्शन कहो, तो इसका स्लोप पॉजिटिव है। यहाँ देखिए स्लोप नेगेटिव है, सॉरी जीरो है, यहाँ स्लोप पॉजिटिव है और यहाँ स्लोप नेगेटिव है। तो हम देख सकते हैं कि जहाँ स्लोप नेगेटिव है और जहाँ स्लोप पॉजिटिव के बीच में एक पॉइंट आता है जहाँ पर स्लोप जीरो है। क्या है यहाँ पर? डी वाई बाई डी एक्स जीरो है। दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? जीरो है। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी जीरो है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी जीरो है। यहाँ पर या यूं कहो कि स्लोप की वैल्यू यहाँ जीरो है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो है ना? क्योंकि स्लोप पर ऐसा था पॉजिटिव, अब यू हुआ और यू घटेगा। पहले यू था, यू आया, यू हो गया, स्लोप दिख रहा है। इसका सिंपल सा मीनिंग है भाई कि यहां पर आपका मैक्सिमा है या मिनिमा है, या यहाँ मिनिमा है या मैक्सिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए आपको एक कंडीशन होती है कि डी वाई बाई डी एक्स जीरो होता है ना? लेकिन उसके बाद और भी कंडीशन निकालना पड़ती है, और मैक्सिमम मिनिमा आपको फिजिक्स वालों को, पढ़ने वालों को इतना आवश्यक नहीं है। जब हम क्वेश्चन आएगा तब वहां पे से रिकॉल करेंगे। रूल बहुत सिंपल है, एट मैक्सिमा और मिनिमा और मिनिमा, ये रूल लिख लीजिए आप। डी वाई बाई डी एक्स इज जीरो, डी वाई बाई डी एक्स इज जीरो, है ना? एंड इसका सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना पड़ता है। सेकंड डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो निकालेंगे, फिजिक्स में क्या होता है जब क्वेश्चन आता है ना, उसका या तो मैक्सिमा होता है या मिनिमा होता है, दोनों चीज कभी नहीं होती। ये दो मैक्सिमा एक मिनिमा ऐसा कुछ नहीं होता, या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो यह एकमात्र कंडीशन रहेगी, और मैक्सिमा मिनिमा होगा ही होगा, ऐसा नहीं होगा नहीं होगा, है ना? तो हम जब मैथ्स वाला पढ़ेंगे, मैथ्स वाले बच्चे उसको आसानी से कर पाएंगे तब तक। अभी तो हमें उसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, और जो नीट वाले बच्चे हैं उनको टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। उनको मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, कभी नहीं आने वाला, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयरेस्ट बने हैं, बहुत कम होते हैं, और वो केवल थ्योरी में समझाए जाते हैं कि भाई मैक्स पावर ट्रांसफर थ्योरम और ये वो, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस कंसेप्ट को समझा दिया मैंने आपको कि मैक्सिमम मिनिमा पर डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स जीरो होता है। एक और कंडीशन होती है प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स टू की कंडीशन निकालना पड़ती है, पर हम नहीं निकालेंगे यहाँ पर, है ना? इतना ही बहुत है आपके लिए। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से आपको समझ में आ रहा है कि देख लो फंक्शन या बढ़ रहा है, फंक्शन या घट रहा है। जब बढ़ता है तो मैक्सिमम तक जाता है, घटता है तो एक पॉइंट घट जाता है, एंड सो ऑन। तो स्लोप देख सकते हो, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप जीरो है, स्लोप नेगेटिव है, एंड दिस इज ऑल व्हाट अबाउट स्लोप। मैक्सिमम स्लोप का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रिलेशन है, मैक्सिमा मिनिमा से रिलेशन है, कर्व के ग्राफ से रिलेशन है, और ये डी वाई बाई डी एक्स से रिलेशन है। ये रिलेशन आप समझ चुके हैं। तो आगे देखते हैं हम। तो देखते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डिफरेंशियल इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेसेस होते हैं, है ना? जहां तक इंटीग्रेशन की बात है तो फिजिक्स में इंटीग्रेशन का यूज तो बहुत है, लेकिन नीट फिजिक्स में, नीट वाले बच्चों के एग्जाम में बहुत कम चांस है कि इंटीग्रेशन बेस्ड कोई प्रॉब्लम आए, और जितनी भी आती है इजीली बन जाती है। जेई मेंस वाले बच्चों को, वैसे भी वो फिजिक्स मैथ्स के स्टूडेंट हैं, उनको इतनी दिक्कत नहीं आती है ना? और जहाँ तक जेई एडवांस की बात है, वो तो हार्डकोर मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो उनको तो इंटीग्रेशन में वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आती, मास्टरी हो ही जाती है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत किनकी? जो 10वीं से 11वीं मासूम बच्चे आए हैं, उनको इंटीग्रेशन से परिचय होना आवश्यक है। तो थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल एक दूसरे के क्या प्रोसेस होते हैं। इंटीग्रेशन डिफरेंशियल एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस होता है ना? मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके दिखाता हूं कि डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है। यह डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स होता है कॉस एक्स, ये हमने पढ़ा है, ठीक है? इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि डी ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है? डी ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स, है ना? इसका अर्थ क्या हुआ
कि डिफरेंशियल वैल्यू ऑफ साइन एक्स में छोटी, साइन एक्स की बहुत छोटी 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 वैल्यू है ना, डी एक्स डिफरेंशियल वैल्यू ऑफ एक्स, बहुत छोटी वैल्यू ऑफ एक्स, इसका जो रेशियो होगा वो होगा कॉस एक्स। तो इस डी एक्स को कॉस एक्स में मल्टीप्लाई कर दिया, ये कॉस एक्स मल्टीप्लाई है डी एक्स में, ठीक है ना, ये कॉस एक्स है और डी एक्स मल्टीप्लाई में है, डी एक्स अपने आप में एक क्वांटिटी होती है डिफरेंशियल एक्स, इट इज नॉट डी इंटू एक्स जैसे कि हम जानते हैं। अब ये क्या है, डिफरेंशियल वैल्यू ऑफ साइन है, डिफरेंशियल वैल्यू ऑफ साइन, साइन की बहुत 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 छोटी वैल्यू। और एक साइन होता है जब आप बहुत सारी छोटी 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 वैल्यूज को सम अप करते हैं, है ना, सम करते हैं, सम करना मतलब ऐड करना, समेशन करना। जो इंटीग्रेशन का अर्थ क्या होता है, इंटीग्रेशन देख रहे हैं आप लिखा हुआ, इंटीग्रेट करना मतलब सबको इकट्ठा करना। तो आपके पास डिफरेंशियल वैल्यूज ऑफ साइन एक्स है, बहुत सारी छोटी 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 वैल्यूज है, उनको सम अप करते हैं, साइन अप करते हैं। तो उसके आसपास एक ऐसा मैथमेटिक्स नया मैथमेटिक्स वो आया है, बनाया, ये न्यूटन्स ने बनाया था, न्यूटन्स ने कैलकुलस की स्थापना करी थी, उन्होंने पहले इसको यूज किया था। तो इंटीग्रेशन का अर्थ हुआ मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, इंटीग्रेशन का सिंबल है इसी एस से बना हुआ है, एस मतलब समेशन। तो ये लंबा वाला एस, इसका अर्थ हुआ ये समेशन। किसका समेशन कर रहा हूं, किसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, किसको सम अप कर रहा हूं, डी साइन एक्स, मतलब बहुत सारे छोटे 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 साइन एक्स का समेशन। आप बहुत सारी छोटी 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 चीजें, मेरी बॉडी एक सेल से बनी हुई है, सारी सेल्स को अलग अलग करके फिर से सम अप कर लिया जाए तो पूरी बॉडी फिर से आ जाएगी। तो समिंग अप, इंटीग्रेटिंग और इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल वैल्यूज ऑफ साइन एक्स हो गया कि नहीं, वापस उन्हीं वैल्यूज को ले आए। तो उसी तरह से इसका अर्थ क्या हुआ, देखो अब इसको उल्टी तरह से देखो, आप उल्टी तरह से देखो तो यह आपका फॉर्मूला है, cos x dx का इंटीग्रेशन करने पर क्या मिला आपको, sin x मिल गया। क्यों मिला, क्योंकि आपने sin x का डिफरेंशियल किया था तो cos x मिला, तो इसलिए cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x मिल जाएगा। देखिए इसको, देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ, यह एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है ना। cos x क्या है, फंक्शन है किसका, x का, डिफरेंशियल वैल्यू ऑफ x के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन है। यह कुल मिला के एक कोई वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू हो, मुझे नहीं पता था कि डिफरेंशियल साइन एक्स है, मुझे तो चलो पता ही नहीं कि क्या इसका अर्थ डिफरेंशियल साइन एक्स होता है। हाँ, अगर किसी के पास ये वैल्यू थी तो वहां से देख के बता सकता हूँ कि डिफरेंशियल साइन एक्स है, तो इसका समेशन, समिंग अप, इसका समेशन क्या होगा, साइन एक्स होगा। प्लस जब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात आती है तो प्लस कांस्टेंट आ जाता है, सी इज ए कांस्टेंट, सी इज ए कांस्टेंट, सी क्या है यहां पर, एक सी इज ए कांस्टेंट, सी कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। क्यों ऐड करना पड़ता है, क्यों ऐड करना पड़ता है, इसका सिंपल सा रीजन है, आपके पास कभी सपोज आपके पास sin x प्लस 4 था, आपने उसका डेरिवेटिव निकाला डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव तो cos x हो गया और 4 का डेरिवेटिव 0 हो गया क्योंकि वो कांस्टेंट है, ठीक है। जब इसका इंटीग्रल करोगे तो इस जीरो को तो आप ढूंढोगे भी नहीं क्योंकि ये था ही नहीं, वहां पर दिखेगा भी नहीं, होता ही नहीं वहां पर साथ में कुछ भी। जब इसका इंटीग्रल करोगे, ऐसे करोगे, इसका इंटीग्रल करोगे तो sin x आएगा, आ गया, पर इसके साथ में कुछ था नहीं था क्या पता, कुछ था भी, हो भी सकता था कि कुछ था तो वो हम जीरो था, अब उसका तो यहाँ पे जीरो का प्लस जीरो करके इंटीग्रेट तो कर नहीं सकते हम, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि इसके साथ कुछ न कुछ जरूर रहा होगा जिसका डिफरेंशियल हुआ होगा, या डिफरेंशियल अगर किया जाए तो इनडेफिनेटली आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो प्लस कांस्टेंट आ जाएगा, प्लस सम कांस्टेंट। तो ये इसका फार्मूला हो गया, और ऐसे 5-6 फार्मूले आपको याद करने और आपका काम हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन कंसेप्ट्स को समझना बहुत आवश्यक है, कंसेप्ट्स को समझना बहुत आवश्यक है। यह एक फंक्शन है, किसका है, एक्स का, इंटीग्रेशन हो रहा किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशियल वैल्यू ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम इसका इंटीग्रल कर रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ दिस विद डी एक्स, ठीक है। अब हम बाकी सारे फार्मूले लिख लेते हैं पहले जो हमने पढ़े थे, और फिर इसके बाद और इस पर और इसकी बातें करेंगे आगे, है ना। तो उसके फार्मूले लिख लेते हैं जो 6 फार्मूले हैं, आइलेट वाली बात करते हैं, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो लॉगरिथमिक से स्टार्ट करते हैं, लॉग से स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x
dx क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है? यह होता है log ऑफ mod ऑफ x with respect to with the base e plus some constant c. ये हो गया आपका इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रल. ये x प्लस माइनस कुछ भी हो पर जीरो ना हो, है ना. when x नॉट इक्वल टू जीरो, ध्यान रखिए x नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए. फॉर x नॉट इक्वल टू जीरो ये मैथमेटिक्स का रूल है कि लिखना चाहिए. इट विल बी वैल्यू ऑफ ln x भी लिखो या log ऑफ e x लिखो, एक ही बात है. मैंने लॉगरिथम वाले वीडियो में आपको बताया हुआ है. इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx यह होगा e टू द पावर x एज इट इज, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यही होता है. तो ये इसका इंटीग्रल ये हो जाएगा. ये फॉर्मूला है, सीधे सीधे फॉर्मूला लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं. अब इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx ये बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे लिए. यह होगा x की पावर n अपॉन n प्लस वन प्लस n प्लस वन, यहां भी पावर n प्लस वन आएगा कांस्टेंट. और यहां इस बात का ध्यान रखना है n नॉट इक्वल टू माइनस वन. n माइनस वन क्यों नहीं है? अगर n माइनस वन होता तो ये 1/x होता है, तो 1/x तो log x होता है, तो n माइनस वन ये नहीं हो सकता. तो इसका इंटीग्रल ये हुआ. आप फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेशन 50 सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं. चलो इंटीग्रेशन करो, x की पावर 4 का इंटीग्रल करते हैं. चलो करो ना, क्या दिक्कत है? पावर 4 है. अब इसका प्रोसेस बिल्कुल उल्टा है. जो n था वो n प्लस वन हो जाएगा. तो पहले इसकी खोपड़ी बढ़ा दो एक पावर, और जो इसकी खोपड़ी पे पावर थी उसमें उसको ऐड कर दो, तो 4 प्लस वन हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है ना, ये इंटीग्रल हो गया इसका. बहुत सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल. कुछ भी पावर हो x की, n कोई सी भी नंबर हो, n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, n इज रियल नंबर, है ना. n इज एनी रियल अपार्ट फ्रॉम n माइनस वन. n माइनस वन को आप छोड़ दो तो कोई भी वैल्यू हो सकती है n की, है ना. ये इंटीग्रेशन हो गया क्योंकि हमने इसका डेरिवेटिव किया था, ये आया था, इसका इंटीग्रल ये आया. ठीक है. अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन. इंटीग्रल ऑफ cos x dx आप देख ही चुके हैं, sin x प्लस c होता है. ठीक है, मैं आपको जमाने भर के नहीं लिखवाऊंगा. आप सोचते सर sec x tan x sec x cos x sec x सब पर लिखवा दो, कोई काम का नहीं. स्टडी मटेरियल में डाउनलोड करो, उसमें सारे फॉर्मूले आप पढ़ भी लोगे, कोई काम का नहीं. फिजिक्स में कोई काम नहीं उसका. मैथ्स पढ़ना है तो फिर कोई बात ही नहीं, पढ़ो पूरा मैथ्स मेरे से, डाल देंगे यूट्यूब पर, क्या है वहाँ. इंटीग्रल ऑफ sin x dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos x प्लस c. ध्यान रखना है आपको, cos x का इंटीग्रल sin x है, लेकिन sin x का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू dx माइनस cos x प्लस c होता है. ठीक है, ये हो गया, दैट्स इट. बस इतने फॉर्मूला आपको याद रखना है ना. एक्सपोनेंशियल वाला हो गया, ट्रिग्नोमेट्री वाला हो गया, जो हमको पढ़ना है ना वो पढ़ना है. अलजेब्रिक हो गया, लॉगरिथमिक हो गया. अब आपको सिंपल से रूल बता देता हूं आपको. वही रूल अगर x की प्लेस पर ax प्लस b हो तो क्या होगा, आप बताइए क्या होगा. सपोज x की खोपड़ी पर 2x प्लस 3 है और इसका करना है इंटीग्रल. और ना 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 क्या लिखा मैंने, हमको इंटीग्रल करना है 2x प्लस 3 की पावर 3 dx. बताइए, जो x है उसकी प्लेस पर 2x प्लस 3 है. ये लीनियर वैल्यू है, लीनियर फंक्शन ना, ये ax प्लस b वाला कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है. इसको वैसे ही करेंगे जिससे इसको ऐसा किया था. मतलब x की प्लेस पर 2x प्लस 3 है तो उसको 2x प्लस 3 ले लो. ये x है, उसकी पावर 3, इसको समझो कि x की पावर 3 है, तो जो है उसकी पावर 3 और 3 की पावर में प्लस 1 हो जाएगा. तो ये 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, और इसी 4 से इसको डिवाइड भी करेंगे, प्लस कांस्टेंट आ जाएगा. लेकिन इस 2 का भी तो करना है. डिफरेंशियल में ये 2 क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, देखा था, याद है. लेकिन यहाँ डिवीजन में आएगा. बस सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है. कौन सा टोटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है. इसको मैं हटाता हूँ और मैं साइन वाला दिखाता हूँ, साइन वाला लिख के दिखाता हूँ. ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए. साइन वाला भी लिख के दिखा देता हूँ. चलो यहाँ लिख सकते हैं साइन वाला, यहाँ लिख देता हूँ साइन वाला. इंटीग्रल साइन ax प्लस b dx क्या होगा भाई.
साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, कॉस एक्स। एक बात ध्यान रखना, साइन ए एक्स है, लीनियर फैक्टर है। साइन एक्स का इंटीग्रल कॉस एक्स होता है, साइन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कॉस एक्स स्क्वायर नहीं होता है। जो है जैसा है वैसे ही समझो आप, उसके अतिरिक्त और कुछ दिमाग अलग से लगाना नहीं है, फॉर्मूले से फॉर्मूला नहीं बनता है। जो लिखा है ए एक्स प्लस बी तो ए एक्स प्लस बी ही होगा। एक्स की प्लेस पर एक लीनियर फंक्शन, एक लीनियर वैल्यू ए एक्स प्लस बी आ जाएगी, लीनियर एक्सप्रेशन जिसे कहूंगा मैं आ जाएगा। तो एक्स अपने आप में एक लीनियर एक्सप्रेशन है, ए एक्स प्लस बी उसका बड़ा भाई है। तो ए एक्स प्लस बी है, डी एक्स है, तो कॉस कॉस ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी तो आएगा ही आएगा, प्लस कांस्टेंट वाला सी आएगा ही आएगा, लेकिन इसके डिवीजन में ए आएगा, क्योंकि वहां डिफरेंशियल की केस में मल्टीप्लिकेशन में आता था, यहां डिवीजन में आएगा। बाकी सारी केसेस में cosec x sin x का भी ऐसा होगा, cos x वही होगा, इसका भी ऐसा होगा, इसका भी ऐसा होगा, सबकी केस में ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा अगर x की प्लेस पर ये लीनियर फैक्टर है। तो बस इतना आपको इंटीग्रेशन समझना है। इसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहा जाता है, क्योंकि ये हमारा इसकी वैल्यू सी कांस्टेंट जोड़ा जाता है। लेकिन अब हम बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की। क्या कर रहे हो भाई आप इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है, करो भाई। किसका इंटीग्रेशन करना है? मुझे सर इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर का। किसके साथ इंटीग्रेशन करना है? dx के साथ। कर भाई, मैंने मना नहीं किया, कर ले, इंटीग्रेट कर लेता हूं सर, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल वैल्यू ऑफ एक्स के साथ इंटीग्रल करना है, लेकिन कहां से कहां तक करना है ये भी तो इंपॉर्टेंट है। कोई इंपॉर्टेंस भी होती है लिमिट की, तो इसमें लिमिट्स लगाई जाती है। इसे कहा जाता है ए, दैट इज, और इसे कहा जाता है बी। ए और बी आर द लिमिट्स। ए इज लोअर लिमिट और बी जो है वो अपर लिमिट है हमारे इंटीग्रेशन की। ये लिमिट क्या है भाई? ये x की वैल्यूज और वैल्यूज है। x की सबसे छोटी वैल्यू, बिल्कुल छोटी वैल्यू a है, और a से x की वैल्यू बढ़ना शुरू होगी। a से x स्टार्ट होगा, मतलब x की वैल्यू, सीधी सीधी बात है, x की वैल्यू a से स्टार्ट होगी और बढ़ते बढ़ते b तक जाएगी। इसे कुछ इस तरह से लिखा जाता है कि x की वैल्यू a से b तक है, a टू b तक है ना, x बिलोंग्स टू a टू b, x a से b तक जाएगा। तो x a से बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? थोड़ा सा बढ़ेगा, डिफरेंशियल वैल्यू ऑफ x बढ़ेगी। क्या होगा? इसका समझना ज्यादा आसान है, डेफिनेट इंटीग्रेशन को समझना बहुत आसान है। क्यों? x की पहली वैल्यू आएगी a और उसमें एक्स स्क्वायर होगा उसका, उसके साथ डिफरेंशियल वैल्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाई कर दी। ये डिफरेंशियल एक्स क्या हो सकता है? डिफरेंशियल एक्स बहुत छोटी वैल्यू है एक्स की, बहुत छोटी, लेकिन थोड़ा सा तो बड़ा ना। अगली वैल्यू थोड़ी और बड़ी होगी, मतलब आप एक्स प्लस समझ लो टू टाइम्स डिफरेंशियल एक्स होगा, उसका एक्स स्क्वायर होगा, उसमें डिफरेंशियल वैल्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाई होगी। फिर इस तरह से एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी और डी एक्स का मल्टीप्लाई होता जाएगा, और सबको जोड़ते जाएंगे, प्लस 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 प्लस, कहाँ तक जोड़ेंगे? इन्फिनिटी तक जोड़ेंगे भाई। वही तो, इसका मतलब तो वही हुआ ना कि एक्स स्क्वायर में एक्स की जो भी वैल्यू है वो ए से बी तक बढ़ती जाएगी और थोड़ी 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 बढ़ती जाएगी, और उन सब एक्स स्क्वायर की वैल्यूज को हम डी एक्स से, जो भी डी एक्स लेंगे आप चाहो तो डी एक्स को 0.1 ले लो, आप चाहो तो डी एक्स को 0.0001 ले लो, आप चाहो तो एक्स को 0.000001 ले लो। आप इसको निकाल सकते हैं न्यूमेरिकली, कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। आप चाहो तो निकाल के देखना, इसको कोई बड़ी बात नहीं, निकल जाएगी वो वैल्यू। तो x की वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, उसमें डिफरेंशियल x का वैल्यू मल्टीप्लाई होता जाएगा, और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं हम अब। यह x है, ठीक है, यह एक्स स्क्वायर है, ये y है, ये एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या हो रहा है? x की वैल्यू सपोज हम लेते हैं यहां से, ये x की वैल्यू a है, और यह x की वैल्यू b है, यहां x की वैल्यू b है। x की वैल्यू a यहां पर है, x की वैल्यू b यहां है, x धीरे धीरे बढ़ेगा। और हम क्या करेंगे? पहले x लेंगे और एक बहुत छोटी सी वैल्यू लेंगे। वैसे यहां पर दिखाने के लिए बहुत बड़ी लेना पड़ेगी, इतनी छोटी इन्फिनिटी स्मॉल तो ले नहीं सकता मैं। ये dx है, ठीक है। अब x स्क्वायर निकालूंगा मैं, मतलब वो a स्क्वायर होगा ऑब्वियसली, उसमें dx का मल्टीप्लाई होगा। फिर अगली वैल्यू निकालूंगा x की छोटी सी, x प्लस डी ए प्लस डी एक्स वाली। कौन सी वैल्यू होगी? a प्लस डी एक्स वाली। सपोज a प्लस डी एक्स का स्क्वायर निकलेगा, उसमें dx का मल्टीप्लाई होगा। फिर अगली वैल्यू आएगी x की। तो ये क्या आ रहा भाई? dx 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 और x
आप उसका एक्स स्क्वायर निकाल रहे हो, मतलब एक्स स्क्वायर तो वाई वाली वैल्यू होगी, ये वैल्यू हो गई, ये हो गई। फिर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू हो गई, फिर ये वैल्यू हो गई। आप कुल मिला के क्या निकाल रहे हो, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हो इस वैल्यू से, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हो इस वैल्यू से। तो ये सब क्या है, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, राइट। और ये dx की वैल्यू से, ये dx 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 चलता जाएगा, और आप हर x की वैल्यू, बड़ी हुई वैल्यू पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, मतलब y की वैल्यू निकालोगे, y इज एक्स स्क्वायर ना। तो आप हर बार क्या कर रहे हो, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, एक्स की हर वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू अलग होगी। तो आप हर बार ये वैल्यू निकाल रहे हो, dx इंटू एक्स स्क्वायर, dx इंटू एक्स स्क्वायर, dx इंटू एक्स स्क्वायर, dx इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा अरब इन्फाइनाइट बार निकालोगे। निकालेंगे ही नहीं इन्फाइनाइट बार, क्यों, क्योंकि हम तो फार्मूला यूज करने वाले हैं, हम कौन ऐसे कैलकुलेटर के निकालेंगे। ये तो कंसेप्ट है कि इस तरह से जब आप निकालोगे तो आप क्या निकालते जा रहे हो, दिस इंटू दिस, आप ये एरिया निकाल रहे हो बेसिकली, दिस इंटू दिस। पहले आपने ये एरिया निकाला, अगली बार एक्स से नई वैल्यू निकाली, उसमें आपने ये एरिया निकाला, फिर नई वैल्यू आई आप एक्स की, ये एरिया निकाला। तो इस तरह से आप इन सारे एरियाज को निकाल रहे हो, और एट द एंड क्या हो रहा है, इन सबको सम अप कर रहे हो। इसका मतलब तो ऐसी हुआ ना, समेशन ही होना। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग तो समेशन हुआ। यू आर समिंग ऑफ दिस एक्स स्क्वायर विद dx, यू आर समिंग ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस, कहां से कहां तक, x की वैल्यू a से b तक, a से b तक आप इन सबका सम निकालोगे तो ये एरिया आ जाएगा। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझना आवश्यक है, कंसेप्ट को समझना आवश्यक है। इसकी वैल्यू कुछ और भी हो सकती है। अगर लेंथ स्क्वायर है तो dx में हम कुछ और वैल्यू निकालेंगे फिजिक्स में, ये पोटेंशियल का स्क्वायर है और उसका किसी और से मल्टीप्लाई होगा, एंड सो ऑन, अलग अलग कंसेप्शन होगा। लेकिन मैथमेटिकली इसका अर्थ ये हुआ कि हम इसको इससे मल्टीप्लाई करके एक मैथमेटिकल वैल्यू निकाल रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको ग्राफ्स में पढ़ाया हुआ है, आपको मैंने बेसिक मैथमेटिक्स वाला जो हमारा अलजेब्रा वाला पोर्शन है जिसमें ग्राफ्स पढ़ा हुआ है, उसमें मैंने बताया था कि ग्राफ क्या होता है। भाई बताओ, ग्राफ क्या होता है। ग्राफ होता है इस फिजिकल क्वांटिटी, जो y एक्सिस वाली फिजिकल क्वांटिटी है और x एक्सिस वाली फिजिकल क्वांटिटी है, उनका मल्टीप्लिकेशन करने पर ये जो क्वांटिटी आती है वो ग्राफ का एरिया होता है। बताया था, याद करो, नहीं तो समझ लो उसको वीडियो को एक बार फिर से। तो ये जो ग्राफ का एरिया है उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा जो x एक्सिस और y एक्सिस को, जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनको मल्टीप्लाई करने से होता है। ठीक है, तो फिजिक्स में जब हम पढ़ेंगे तो ये रिकॉल कर लेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये समझने वाली बात है कि एरिया जो होगा, एरिया विल हैव अ फिजिकल मीनिंग, फिजिक्स में उसका मीनिंग होगा। तो आओ चलो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन बना के। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करना बहुत आसान है। इसको सपोज मैं 2 से 3 तक लेता हूं, एक्स स्क्वायर dx लेता हूं, ठीक है। तो पहले तो क्या होगा, पहले तो एक बड़ा डंडा लगाया जाएगा यूं, और दूसरा डंडा लगाया जाएगा यूं, और बोला जाएगा 2 से 3 तक लेना है, इंटीग्रेशन करना है मुझे। ठीक है, 2 से 3 तक इंटीग्रेशन करना है। तो मैं इसका इंटीग्रल कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले होता है x की पावर 3, क्योंकि पावर अभी 2 है 3 हो जाएगी, और इसी पावर से इसको डिनोट करेंगे, प्लस कांस्टेंट नहीं लगाना है। क्यों, क्योंकि हम डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं। डेफिनेट में चीजें बिल्कुल डेफिनेट है, तो वो अननोन आर्बिट्ररी कांस्टेंट की यूज करने की आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये हो गया हमारा बस। अब हम क्या करेंगे, इस बक्से के अंदर जो था हमारा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाय 3, उसमें रखेंगे बड़ी वाली वैल्यू, तो ये 3 का क्यूब निकलेगा, डिवाइड बाय 3 होगा, है ना, 3 क्यूब डिवाइड बाय 3। कैसे, x की वैल्यू इसमें रखेंगे, पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट, इंटीग्रेशन हो गया, दिस इज द इंटीग्रल। अब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो लिमिट निकालने का तरीका क्या है, पहले 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 3 क्यूब डिवाइड बाय 3 हो गया, फिर माइनस करेंगे और फिर 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 का क्यूब बाय 3, ये आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो कुल मिला के यह हुआ है कि अगर हम इसको मैं हटा रहा हूं थोड़ा, मैथमेटिकली अगर लिखें, मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें, इसको आप नोट कर लीजिए, थोड़ा नोट कर लिया करो। तो मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर a टू बी इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, अगर एफ एक्स है कैपिटल, तो इसकी वैल्यू आई है, ये आई है a टू बी एफ एक्स डी एक्स, दैट इज कैपिटल एफ एक्स a टू b, और अल्टीमेटली कैपिटल एफ एक्स आएगा। कैपिटल एफ क्या है भाई, उसका इंटीग्रल, उसे कहा जाता है प्रिमिटिव। ये प्रिमिटिव था,
इसका डिफरेंशियल करने से स्मॉल एक्स आया, स्मॉल एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो कैपिटल एफ एक्स आएगा। ये साइन एक्स था तो ये कॉस एक्स आ गया है ना, वो फंक्शन है, ये इसके पूर्वज हैं। पूर्वज का डिफरेंशियल हुआ तो ये आया, इसका डिफरेंशियल इंटीग्रल होगा तो ये आ गया, प्रीमिटिव, इसको प्रीमिटिव बोलते हैं। तो ये हमारी इंटीग्रल की वैल्यू आ गई, एफ ऑफ बी पहले निकलेगा माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको इंटीग्रल के जो 6-7 फॉर्मूले बताए वो करना है और इंटीग्रल डेफिनेट करना है। दिक्कत ये होती है कि डिफरेंस इंटीग्रेशन का यूज़ कैसे करें, कि एक्स क्या लेना है, डी एक्स क्या आएगा, कॉन्स्टेंट्स का क्या करना है। अब कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट होते हैं बेचारे, मैंने पहले ही कहा कॉन्स्टेंट तो सीधे साधे बच्चे होते हैं, वो अगर कहीं पर हैं भी यहाँ पर तो वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है ना, मैं आपको कॉन्स्टेंट वाली सिखा देता हूँ। वैसे मैं आपको बता ही चुका, इंटीग्रल 4x³ dx फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो सिंपल सी बात है, ये कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। भाई कांस्टेंट तो मैं जहां है वहीं खड़ा रहेगा, उसको कोई छेड़ेगा नहीं। डिफरेंशियल करते वक्त हमने कांस्टेंट को क्या किया था कि तू जहां वही रहे तेरा डिफरेंशियल पास में आ जाएगा। तो इंटीग्रल करते वक्त तो वो जहां था वही रहेगा, उसको कोई छेड़ेगा नहीं, अंदर रहे बाहर रहे वो पास में आ जाएगा। तो x³ x की पावर 3 है तो ये 4 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। ओ यस, डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा, पावर n+1 करना है ना, प्लस c हो जाएगा। ये हमारा इंटीग्रल हो गया इसका। बस कांस्टेंट को कोई छेड़ेगा नहीं, ये बहुत सिंपल बात है, इसको कोई लिखने रटने की बात नहीं है। कांस्टेंट जैसा उसमें था वैसा का वैसा आ जाएगा। तो आखिरी चीज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का केवल एसएचएम में यूज होता है और वो केवल एक बार यूज होता है जब थ्योरी पढ़ाई जाती है, थ्योरी में पढ़ाई जाती है, समझा दी जाती है, फिजिक्स वाले उसको समझ लेते हैं, उसका आगे जाके एक जगह फार्मूला निकालने में यूज होता है, जब भी आप करो उसको डायरेक्ट यूज हो जाता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन केवल एक ही जगह यूज होती है पूरे फिजिक्स में, और उसका कोई टेंशन आपको लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक, तो फिनिश होता है हमारा कैलकुलस। अगर आपको कोई बात इसमें से थोड़ी कम रही तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए, कमेंट में आप पूछिए कोई चीज़, मैं आपको उसको आंसर दूंगा ताकि बाकी बच्चों को भी उसका रिजल्ट मिले। स्टडी मटेरियल डाउनलोड मारो और बाकी तैयार हो जाओ हमारा पूरा फिजिक्स पढ़ने के लिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि पूरा फिजिक्स आएगा, 100% फिजिक्स आएगा विदाउट एनी कंसेप्ट स्किपिंग और कोई ट्रिक्स के। पूरा 100% फिजिक्स विद कंसेप्ट एंड एवरी एंड ईच आइडियाज, ट्रिक्स, शॉर्ट मेथड एंड एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच।